क्या बोल रहा हूँ तुमको पहले से पचासों चीजें पता है। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया ये काम कर रहा है, मतलब इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन सब बढ़िया से फैलती है। पर जस्ट मैं क्योंकि यहाँ पे खड़ा हूँ और वही चैप्टर पढ़ा रहा हूँ जब भी चल रहा है, मतलब थोड़ी सी अजीब चीज है, लेकिन मतलब पहली बार मेरे से रिलेटेड कोई चीज जो है ना, वो कोई करंट अफेयर्स में आई है। हाँ, वरना पॉलिटिकल इश्यूज चलते रहते हैं तो पॉलिटी वाले सर के लिए खूब कंटेंट रहता है। ठीक है, सोशल इश्यूज तो एनी टाइम चल ही रहे होते हैं। इकोनॉमिक क्राइसिस, कभी इकोनॉमिक इश्यू चल रहे होते हैं, एनवायरमेंटल इश्यूज चल रहे होते हैं। मेरे ही लफड़ा था, मेरे प्रैक्टिकल नहीं होता था कुछ भी। ठीक है। हाँ, हाँ, सही वास्तव में नहीं था। अब भाई वैसे आप कहने को कह सकते हो सर रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, पर उससे तुमको और हमको कोई लेना देना नहीं है ना। तुमको कोई लेना देना नहीं वहां कौन सी मिसाइल फायर की जा रही है, तुमको बस ये लेना देना है कि कौन जीत रहा है, क्या चल रहा है, दैट्स इट। तो वो आ जाता है आईआर के अंदर, जियो पॉलिटिकल लेवल पे। समझ रहे हो चीज को, मतलब मेरा कहीं पे कुछ था ही नहीं। मैं बस पढ़ाता था, निकल जाता था। ठीक है, बट अभी के टाइम के अंदर पूरा का पूरा माहौल ही जो है आपने कैप्चर हुआ हुआ है। और इसके अंदर मतलब अब यूं होता है ना कि भाई अपन जब पढ़ा रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि चीजें बहुत सारी इधर उधर की चल रही होती है, अपन पढ़ा रहे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ। अब उस वक्त क्या होता है कि सामान्यतः बच्चे को समझ में नहीं आता है उसका क्या हिसाब किताब है, क्या इंपॉर्टेंस है, पर वो ऐसी कोई घटनाएं होती है तब वो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अभी जैसे आप देखोगे टर्की का रोल इस पूरे गेम के अंदर, तो टर्की और अजरबैजान नाम के दो आपको देखने को मिलेंगे, दो कंट्रीज हैं जो अनडाउटेडली सपोर्ट करेंगे आपके पाकिस्तान को। उसके पीछे रीजन है। अब वो क्या होता था कि जब मैं डिफेंस में आगे ही अपन पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जब अपन पिनाका तब वो उसका इंपॉर्टेंस समझ में आता है। अभी जैसे आप देखोगे टर्की का रोल इस पूरे गेम के अंदर, तो टर्की और अजरबैजान नाम के दो आपको देखने को मिलेंगे, दो कंट्रीज हैं जो अनडाउटेडली सपोर्ट करेंगे आपके पाकिस्तान को। उसके पीछे रीजन है। अब वो क्या होता था कि जब मैं डिफेंस में आगे ही अपन पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे, जब अपन पिनाका मिसाइल सिस्टम्स और सॉरी पिनाका वेपन सिस्टम और देखेंगे ना उस टाइम पे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा मेरे को भी यूं लगता था कि यार मैं बता तो रहा हूँ, ठीक है, बच्चा रिलेट भी कर लेगा, लेकिन बच्चे को यूं लगेगा यार ये जबरदस्ती की कहानियां गढ़ी जा रही है। वो जबरदस्ती की कहानी नहीं होती, वो आज आपको पता चलेगा। आपको एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा कि अच्छा यार अजरबैजान और टर्की ये दो ही क्यों है, ठीक है, कि इनके इसके सपोर्ट के अंदर, क्योंकि अपन ने पहले उनके साथ में बहुत कुछ जो है ना वो ढंग से अपन ने उनको लपेट रखा है, उन दोनों कंट्रीज को। ठीक है ना, और उसके अंदर भी अपना मतलब पूरा इकोनॉमिक एंगल रहता है, जियो पॉलिटिकल एंगल रहता है। पर मतलब मैं बस वही कह रहा हूँ कि अभी बस अगर आपने क्लासेस अटेंड करी हुई है तो आपको एक एक चीज बहुत इजीली समझ में आएगी, क्योंकि वही S-400 है जिसके बारे में अपन बात करते हैं। मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, मिसाइल ड्रोन्स, कामाकाजी ड्रोन्स, ठीक है ना, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने तो शुरुआत करी है, आगे अपन इन चीजों के बारे में बात करेंगे। जब अपन केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको कि भाई वॉर के टाइप्स बहुत अलग अलग होते हैं। वो कन्वेंशनल वॉर नहीं रहे आज के टाइम के अंदर। उस टाइम पे बस बच्चों को इसलिए मजा आता है कि हाँ कुछ अलग सुनने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, दैट्स इट। उनको कभी वो चीज का इंपॉर्टेंस प्रैक्टिकल लेवल पे फील नहीं होता। अब आपको फील होगा। मैं आपको एक दो चीज बोलना चाहता हूँ। वॉर अभी दो तीन फ्रंट पे चल रही है। दो तीन फ्रंट का मतलब है दो तीन टाइप की वॉर चल रही है। हालांकि आप लोग सोशल मीडिया के कारण से इससे अवेयर हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी के टाइम पे तीन वॉर चल रही है। एक वॉर लड़ रही है हमारी मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। ठीक है ना, वो सबको दिख रहा है, वो तो चल ही रहा है और उसको तो अपन जबरदस्त तरीके से जीतेंगे। लेकिन एक और वॉर चल रहा है, वो है साइबर वॉर। और ये हमेशा चलता है, हमेशा। ठीक है, हमेशा चल रहा होता है साइबर वॉर, अभी भी चल रहा है। और उसके अंदर मोहरे होते हैं आप और हम, तो ध्यान रखना है आपको उस चीज का। ठीक है, और तीसरा है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी के टाइम में वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन भी चल रहा है, हमेशा चलता है वो, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अभी चल रहा है और ढंग से चल रहा है, जहां पे आपको और हमारा मोरल डाउन। साइबर वॉर अभी भी चल रहा है और उसके अंदर मोहरे होते हैं आप और हम, तो ध्यान रखना है आपको उस चीज का। ठीक है, और तीसरा है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी के टाइम में वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन भी चल रहा है, हमेशा चलता है वो, कभी कम कभी ज्यादा, लेकिन अभी चल रहा है और ढंग से चल रहा है, जहां पे आपको और हमारा मोरल डाउन करने के लिए और पाकिस्तान के लोगों को
मिस इन्फॉर्म करके और जिस भी हिसाब से वो मैनिपुलेट करना चाहते हैं उस हिसाब से वो मैनिपुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे कन्वेंशनल वॉर को लड़ रही है हमारी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ठीक है, वैसे के वैसे जो साइबर वॉर है उसको लड़ रहा है सर्ट इन नाम का एक हमारे यहाँ पे संस्था है जो इसके लिए काम करता है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। आगे पढ़ेंगे अपन इसके बारे में। तो इंडिया के ऊपर जो भी साइबर अटैक होते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट साइबर अटैक्स हैं उनको वो रोकता है, उनको वो काउंटर करता है। हाँ, छोटी मोटी कोई आपकी हैक हो गई, वेबसाइट हैक करना साइबर अटैक नहीं होता है भाई, तुमको भारी गलतफहमियां हैं। ये तो वो कहते हैं सबसे टुच्चा काम है जो कहते हैं तुम साइबर अटैक के अंदर कहते हैं करना चाहते हो। क्या कर लोगे तुम, कहते हैं उसको किसी भी वेबसाइट को हैक करके उसमें तुम इंडिया का झंडा लगा दोगे या पाकिस्तान का झंडा लगा दोगे, फिर उससे क्या हो गया, ठीक है। साइबर वॉर क्या होता है, जैसे आईआरसीटीसी को हैक कर दो, आईआरसीटीसी को हैक कर दिया या फिर उसको अगर कहते हैं आपने डैमेज कर दिया और 2 घंटे तक अगर आपका आईआरसीटीसी बंद रहा, ठीक है, तो पूरा इंडिया रोक देगा। तो पूरे भारत में डेली बेसिस पे लाखों लोगों का कहते हैं आपके ट्रांजेक्शन होते हैं, टिकट बुकिंग होता है आपके आईआरसीटीसी से, अगर आपने उसको जाम कर दिया हो गया कल्याण। या आधार कार्ड का डेटा उड़ा दो, तो वो होता है। या फिर आपकी बैंकिंग, कोई भी आपकी जो वेबसाइट है या बैंकिंग कोई आपका साइट है उसको आप हैक कर दो, वो होता है साइबर अटैक। ये साइबर अटैक नहीं है कि राजस्थान सरकार की शिक्षा विभाग की साइट हैक कर दी, कर ले मेरे वाली भी कर ले, मैं ही लगा देता हूँ पाकिस्तान का झंडा, ऐसी मेरे को कोई दिक्कत है नहीं, उससे क्या हो जाएगा। ये नहीं है, साइबर वॉर बहुत अलग होता है, डेटा चुराया जाता है आपका, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आगे पढ़ेंगे अपन, बहुत आगे जब चलेंगे तब उस टाइम पे। और तीसरा जो है वो है वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे अभी के टाइम पे इतने बड़े लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है पाकिस्तान द्वारा अपने लोगों को तो मूर्ख बनाने के लिए और हमारा मोरल डाउन करने के लिए, ठीक है ना। तो उसके अंदर लड़ाई कर रहा है पीआईबी फैक्ट चेक नाम से, ठीक है ना। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार का ऑफिशियल आउटलेट है जिसको आपको हमेशा पढ़ना होता है। तुम लोग नहीं पढ़ते हो पर आपको हमेशा उसको फॉलो करना होता है जब आप सिविल की तैयारी कर रहे होते हो। अभी युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार का जो माउथ पीस है दैट इज पीआईबी। तो कोई और वेबसाइट को देखने से पहले आप जो काम करोगे, सबसे पहला काम जो आप करते हो वो पीआईबी। आप कभी भी आईएएस की तैयारी करने वाले किसी से भी पूछना तो आपको क्लियरली बता देगा कि सबसे ज्यादा जिसको आपको विजिट करना है, इंटरनेट पे प्रेफर करना है, वो पीआईबी होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं। पीआईबी एक आपके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ठीक है। तो और पीआईबी का ही एक पेज है फैक्ट चेक, आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, सब जगह आपको मिल जाएगा। और ये पीआईबी फैक्ट चेक क्या कर रहा है कि पाकिस्तान में के टाइम पे बड़े लेवल पे मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है कि गुजरात का पोर्ट उड़ा दिया। गुजरात के पोर्ट तक घुसने के लिए ना तुम्हारे को 10 जन्म लग जाएंगे तो भी नहीं घुस पाओगे। और वो कहता ना उधर वो झूठी कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ला करके जो वो डाल रहे हैं, कोई पुराना वीडियो ला कर, और इतने बेशरम और इतने मूर्ख लोग हैं, वहां की जनता है मूर्ख। और वहां की जो कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, भले मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे वो आपके गवर्नमेंट हो, वो दोनों के दोनों हैं इतने बेशरम कि आप झूठ बोलने से भी नहीं कतराते। और झूठ भी तब बोल रहे हो, ये डिजिटल एरा है भाई, लोगों के पास में एविडेंस रहेंगे, पर उनकी जनरेशन ही उन्होंने इस लेवल पे मूर्ख बना रखी है ना कि वो सोचने को समझने को तैयार ही नहीं है। जब उनके सामने भले वो कहते हैं दोनों एविडेंस भी रख दोगे ना तो भी वो जो है वो उसको मानने को तैयार नहीं है। बेगैरत भी है, बेशर्म भी है और मूर्ख भी है। मैं किसी भी तरीके से मतलब गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ या वैसे इरिटेशन में नहीं बोल रहा हूँ, मतलब तरस आता है उनपे। खैर के मतलब तुमसे गया अभी तक कोई क्या हो सकता है, इससे बढ़िया तो वो कहते हैं भेड़ है भाई। भेड़ जो होती है वो एक के पीछे एक चलती है, भले ही वो गड्ढे में जा रही है तो भी वो जा रही है, पर कम से कम वो भेड़ है, तो इसलिए उसको जिंदगी में बाकी टेंशन नहीं है। तो तुमसे बेटर तो वो है, तुमको तो पैसे भी कमाने हैं, कहते बाल बच्चों का भी ध्यान रखना है, ये वो भी इस टेंशन भी लेके घूम रहे हो और दिमाग भी नहीं है तुम्हारे पास में, तो तुम्हारा जीना कितना मुश्किल है सोच के देखो। नहीं तो भेड़ का काम बढ़िया है, खाई घास खाई, आगे जो चल रही है उसके पीछे पीछे चलते गए, घर पे जिंदा पहुंच गए तो ठीक है, गड्ढे में गिर गए तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो आपका वॉर है, वॉर ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको लड़ रहा है पीआईबी फैक्ट चेक। तो आपको इनको, इन पेजेस को आपको फॉलो करना है इसको, ताकि आपको पूरी और बहुत अप टू डेटेड ये काम कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तान में कोई प्रोपेगेंडा फैलता है या इंडिया के अंदर वो प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करते हैं, तुरंत ही उसका फैक्ट चेक करके डाल देता है। बहुत मुश्किल काम है ये, क्योंकि वो ऐसी ऐसी फोटो उठा के लाते हैं, कोई 2016 की फोटो उठा के ले आएंगे, कोई पुरानी कहीं की फोटो उठा के ले आएंगे। अभी तो कल तो इन्होंने गजब ही ढा दिया पाकिस्तान की आर्मी का, आप देखोगे वो वीडियो देखोगे आपको समझ में आएगा। खुद से उन्होंने एक झूठा वीडियो बनाया जहां पे भारत की वो कहते हैं आर्मी की जो ड्रेस है उसको पहना करके एक जने को लिटा दिया है सैनिक को, आग लगा दी है 4-5 जगह पे यूं,
और वो जो व्यक्ति है वहां पे, वो पाकिस्तानी एक्सेंट के अंदर हिंदी बोल रहा है। ओहो, हमारे मित्र मारे गए, खन्ना जी मारे गए, हे राम ये क्या हो गया, ठीक है, यूं करके। और वो ये अब ये कहता नहीं, ये दौर शुरू हो चुका है, अब ये कभी नहीं रुकेगा, ठीक है, यूं करके आप वो देखोगे, आपको लगेगा भाई इससे बढ़िया एक्टिंग जो है ना हमारे यहाँ पे राखी सावंत कर लेती है, ठीक है ना। अरे तो सही तो बोल रहा हूँ यार, उससे ठीक एक्टर एक्ट्रेस है तुम यार। तो उसको तुम देखोगे तो तुम, और उससे क्या होता है, उससे कहीं ना कहीं जो ना अपने लोगों को वो मूर्ख बना लेते हैं कि देखो हमने जो ना इंडियन आर्मी का, अरे इंडियन आर्मी भाई तुम अभी आए ही नहीं हो। हकीकत चीज तो अभी तो अपने को अपनी गवर्नमेंट बता नहीं रही है, मैं वो पक्का बोल रहा हूँ। अपनी गवर्नमेंट ने ऐसी ऐसी जगह पे घुस घुस करके अपने उनको मारा है ना, ठीक है। और अभी अपन शांति इसलिए रखना चाह रहे हैं क्योंकि ज्यादा अगर इसकी चिल्लम चिल्ली हो गई ना, तो फिर होगा क्या कि दूसरे जो है ना वो पंचायती करने बीच में आ जाएंगे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, यूं कर देंगे वो, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है कि अपने तो चुपचाप अभी एक बार अंदर घुस जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल अपन को रुकना तो पड़ेगा। और रुकना पड़ेगा तो ऐसी जगह पे जाकर ही रुको जहां पे जो है, और इस बार अपन पिछली गलतियां नहीं करेंगे। प्रीवियस जो गलतियां हैं कि सब आपने कोई जगह कैप्चर कर ली, उसके बाद में हाँ 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 चलो कोई जाने देते, जाने वाने कुछ नहीं देते। हमारी जगह थी, उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी वापस आ जाएगी, पर पाकिस्तान, थैंक्स टू पाकिस्तान कि उन लोगों ने ये हरकत करी। और मेरे को पर्सनली इसके अंदर लगता है, आप भी थोड़ा समझोगे तो आपको शायद ये एंगल लग जाए कि पाकिस्तान का हारना निश्चित था, ये पाकिस्तान भी जानता है, ठीक है, स्पेशली पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप जानती है। और उन्होंने जानबूझ करके इस वॉर को जो है वो आपके रोकने की कोशिश नहीं करी। शुरू तो उन्होंने नहीं किया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, वो तो आतंकवादी पाकिस्तानी जो आर्मी है उसका कहीं ना कहीं उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और उनको लगा भी, शायद नहीं लगा होगा कि यार इतने बड़े लेवल पे वॉर हो जाएगा। हालांकि थोड़ा बहुत एंटिसिपेट किया ही होगा, वो अपन से ऊपर के लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, ठीक है ना, एंटिसिपेट किया होगा, बट उनको फिर भी यूं लगा होगा कि यार शायद नहीं हो, इंडिया जो छोटा मोटा कुछ करके रह जाएगा। पर पॉलिटिकल लीडरशिप जो है, ये तयशुदा बात है कि उसने इसको, युद्ध को या वॉर को रोकने के लिए, मेरे को समझ में आता है जितना, उन्होंने कोई कोशिश नहीं करी। वो तो चाहते हैं कि ये वॉर जो है ना ये हो जाए और ढंग से हो जाए, और पाकिस्तान हारे, इसमें बुरी तरीके से हारे पाकिस्तान। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी ने पूरे पाकिस्तान को हाईजैक करके रखा हुआ है, और पूरे टाइम अपने इतने बड़े डिफेंस बजट को, अपनी हर जगह पे इन्वॉल्वमेंट को, अननेसेसरी इन्वॉल्वमेंट को, अपने कंट्रोल को इस तरीके से बता के रखा हुआ है पाकिस्तानी जनता को, भाई हम हैं तो तुम हो, और हम तुमको प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो हमको आने दो, तुम पैसा भी आने दो, वो सम्मान भी आने दो, सब कुछ आने दो। इन्फॉर्मेशन फैलाना है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना है, पॉलिटिकल लीडरशिप को टॉपल कर देना है। भाई साहब आज दिन तक आप सोच के देखो, पाकिस्तान में 70 साल हो गए, आज दिन तक एक भी गवर्नमेंट जो पूरे 5 साल चल नहीं पाई, ठीक है। तो इसके अंदर दोनों ही चीजों के ऊपर आप बात करोगे, कितनी कहते हैं कमजोर वहां पे पॉलिटिकल लीडरशिप है, कितना कमजोर वहां पे लोकतंत्र है, और कितनी अजीबोगरीब वहां की मिलिट्री है, कि जो मतलब इतने मतलब महत्वाकांक्षी हो रखे हैं कि सब वो लीडर बनना चाहते हैं देश के, ना कि प्रोटेक्टर। तो वहां पे आर्मी का इतना भयंकर दखल हो रखा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो ये चाहती है ना, एक बार ना तुम इनको पीट जाओ, ढंग से पीट जाओ, ताकि ये बोलने लायक नहीं रहे आगे से कि हम प्रोटेक्ट करेंगे तुम्हारे को, हम बचाएंगे तुम्हारे को। और ऐसा पीट के जाओ कि ये जो जहां पे टॉप पे बैठे हुए ना, ये सेकंड लेवल पे आ जाए और हम चले जाएं ऊपर, और उसके बाद में जो है वो चीजें थोड़ी सी ठीक कर लें, हमारे हाथ में ले लें कंट्रोल। और ना आप देखो इमरान खान जैसे आदमी को जो है वो, लाइव चल रही थी उसकी काउंटिंग, देखी हुई है मैंने यूट्यूब पे, आप देखने वाली वो वीडियोस पड़े हैं, लाइव काउंटिंग चल रही है, और काउंटिंग चेंज कर दी उन्होंने। अरे मूर्खों, लाइव चल रही है वो, देख रहे हैं, दुनिया देख रही है। पर वो दिक्कत ये थी कि उस टाइम पे यूएस के यूएस का सपोर्ट था उसको, क्योंकि इमरान खान को हटाना था, यूएस को खूब ज्यादा फड़फड़ कर रहा था इमरान खान, तो इसके कारण से तो वो कर दिया, ठीक है, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। सरासर वो कहते हैं झूठा तुम बोल रहे हो, झूठे तुम चुनाव करवा रहे हो, सारी चीजें। मिलिट वहां का कहते हैं एक सीनियर जो ऑफिसर होता है, जैसे अपने यहाँ पे होते हैं चुनाव आयुक्त और इस लेवल के, तो उस लेवल का अधिकारी जो उसने आकर के कमिट कर लिया इस चीज को कि यार हम लोगों ने गड़बड़ करी है, उसको उठा के जेल में डाल दिया। इतने बड़े लेवल का अधिकारी जो आके बोल रहा है कि यार हमने करी है, गड़बड़ करी, उसने आकर जो भी उसको भाई कोई रियलाइजेशन हो गया होगा, कुछ भी होगा, हो सकता है झूठ ही बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पता, पर उसने आके बोला पाया, उसको उठा के जेल में डाल दिया, वापस यहाँ पर हम देख ही नहीं रहे हैं उसको। और अभी के टाइम में वॉर के अंदर जो है वो, सबसे अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जो खुश है ना भारतीय जनता के बाद है, तो वो है रशिया। सबसे ज्यादा जो खुश है वो, हाँ,
वॉर जो होता है वो मार्केटिंग होता है भाई, वॉर मार्केटिंग होती है। और अभी के टाइम पे सबसे राजी है तो वो है रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया ने अपने S-400 को इतना एफिशिएंटली और इतना शानदार तरीके से खुद ही यूज नहीं किया होगा जितना इंडिया कर रहा है। चाइना का JF-17 उड़ा दिया हमने, अमेरिका का F-16 उड़ा दिया हमने, ठीक है ना। मतलब कि अब अगर अमेरिका कहीं पे भी F-16 को लेकर जाएगा ना बेचने के लिए, तो उसको बार्गेन करना पड़ेगा। अभी तक वो बोलता है अब सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, सबसे बेस्ट है। तब अगले वाले कहेगा ये वीडियो है इंडिया का है, ये देखना देखें, ये F-16 ही है क्या? ठीक है। JF-17 थंडर और ये जो ना ऐसा है वैसा है चाइना। अब चाइना पाकिस्तान को भी जब बेचेगा ना, ठीक है ना, तो पाकिस्तान वाले भी कहेंगे देख भाई हमको पता है कि ये कैसा प्लेन है, ठीक है, पर अब भीख में जैसा भी मिल रहा है हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मार्केटिंग हो रही है रशिया की बढ़िया तरीके से, ठीक है। और दूसरी जो चीज आप देखोगे अभी के टाइम के अंदर कि ड्रोन्स को बड़े लेवल पे यूज में लिया जा रहा है, और मार्केटिंग होती है। और अभी के टाइम पे सबसे राजी है तो वो है रशिया। क्यों? क्योंकि रशिया ने अपने S-400 को इतना एफिशिएंटली और इतना शानदार तरीके से खुद ही यूज नहीं किया होगा जितना इंडिया कर रहा है। चाइना का JF-17 उड़ा दिया हमने, अमेरिका का F-16 उड़ा दिया हमने, ठीक है ना। मतलब कि अब अगर अमेरिका कहीं पे भी F-16 को लेकर जाएगा ना बेचने के लिए, तो उसको बार्गेन करना पड़ेगा। अभी तक वो बोलता है अब सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, सबसे बेस्ट है। तब अगले वाले कहेगा ये वीडियो है इंडिया का है, ये देखना देखें, ये F-16 ही है क्या? ठीक है। JF-17 थंडर और ये जो ना ऐसा है वैसा है चाइना। अब चाइना पाकिस्तान को भी जब बेचेगा ना, ठीक है ना, तो पाकिस्तान वाले भी कहेंगे देख भाई हमको पता है कि ये कैसा प्लेन है, ठीक है, पर अब भीख में जैसा भी मिल रहा है हम ले लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी मार्केटिंग हो रही है रशिया की बढ़िया तरीके से, ठीक है। और दूसरी जो चीज आप देखोगे अभी के टाइम के अंदर कि ड्रोन्स को बड़े लेवल पे यूज में लिया जा रहा है, ठीक है। आगे अपन पढ़ेंगे, ये सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। तो ड्रोन्स जो है ये युद्ध को बहुत खतरनाक बना देते हैं भाई, क्योंकि ड्रोन के अंदर क्या होता है और इसी को आगे लेके जाएगा रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। क्योंकि ड्रोन के अंदर क्या है ना, इंसान इन्वॉल्व नहीं है, तो ले जाके मारो, तुम फेंक के मारो कहीं पे भी, क्या होगा? दुश्मन ने अगर उड़ा दिया तो ठीक है कोई बात नहीं, क्या हो गया? रुपए ही तो गए, जितने का तुम्हारा ड्रोन था वही तो गया, और क्या हो गया? और अगर वो जाके टारगेट को हिट कर गया तो बढ़िया है, तुम्हारे तो मजे हो गए, जो कि अपन ने किया। और पाकिस्तान को, अब मेरे को पर्सनली लगता है कि अपन काफी स्ट्रेटेजिकली मूव कर रहे हैं इसके अंदर। आप लोग सभी ये जानते हो, और अभी ये टाइम में इतना ज्ञान आ रहा है ना, ठीक है, कि मेरे जैसे को बोलना जो है वो मेरे को लगता ही नहीं कि सही है, पर वही यही चल रहा है, सारी चीजें यही चल रही है, नहीं बोले तो वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। अभी बहुत सही जा रहा है, बस कुछ एक चीजें और है। हिस्ट्री जैसी आज दिन तक रही है वैसी रह जाए तो ठीक है। कि हमारा INS विक्रांत जब जब निकला है ना, ज्योग्राफी चेंज हुई है। अ, इस बार उन्होंने विक्रांत को यूज किया है, बहुत स्ट्रेटेजिक मूव्स है। मेरे जैसे सामान्य से इंसान को जो छोटी मोटी चीजें समझ में आ रही है, तो उनके तो दिमाग में बहुत अच्छी बड़ी चीजें चल रही होगी। कराची पोर्ट जो है उसको उड़ाने के पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है वो ये है कि पाकिस्तान के पास में ले दे के एक ही पोर्ट है, वो है कराची। वास्तव में एक ही पोर्ट है, और इसीलिए क्या है, चाइना की सहायता से उन्होंने दूसरा एक पोर्ट जो है वो डेवलप किया, ग्वादर। ग्वादर पे अपन अटैक कर नहीं सकते, उससे क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट है, तो अपन को फालतू काम जो है वो एक दूसरा पागल आदमी जो उसको युद्ध में नहीं लेकर के आना है। और दूसरा ये है कि ग्वादर स्ट्रेटेजिकली इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं, वो जो है वो तो कमर्शियल लेवल पे यूज करने के हिसाब से है, वो फुल्ली आपका ऑपरेशनल है भी नहीं, छोटा मोटा ऑपरेशनल है, जिसको चाइना अपने लेवल पे यूज किया करता था, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो कराची पोर्ट तुमने उड़ा दिया, तो अब उनका जो ऑयल की सप्लाई है ना वो रुक जाएगी, ठीक है ना। तो अब उनके पास में ऑयल, क्योंकि पाकिस्तान जो है इसने अपनी कब्र खुद खोदी हुई है भाई। अब वो कौन थे, वो तो उनकी जनता जो है वो उसको डिसाइड करे,
कि कौन लोग थे, उनके क्या हित थे। भारत बहुत पहले से बोल रहा था, तापी नाम का एक प्रोजेक्ट है अपना, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, तापी प्रोजेक्ट था, जिसमें अपन तुर्कमेनिस्तान से ना पाइपलाइन लेके आ रहे थे अपने यहाँ पे, ताकि ऑयल और गैस की सप्लाई जो है उसको इंश्योर किया जा सके। सब मान गए, तुर्कमेनिस्तान तो राजी था, उसको तो पैसा मिलेगा। अफगानिस्तान जैसा देश जो इतना अनस्टेबल है, वो तक राजी था, उसको भी हमने मैनेज कर लिया था। ठीक है, और सिर्फ पाइपलाइन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको प्रोटेक्ट करके रखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना? तो हमने अफगानिस्तान तक जो है उसको मना लिया था, और वो भी इसके अंदर फुल राजी था, क्योंकि इसमें अच्छा पैसा मिलता है हमको। तो यहाँ से ऑयल निकलेगा तो हम आपको पैसा देंगे। पैसा कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है भाई, और खूब पैसा चाहता है। अभी तुम क्या है कि यंग हो, इससे तुमको पता नहीं है, जो सबसे बुरी मार होती है ना, वो पैसे की होती है भाई। सबसे बुरी जो मार होती है वो पैसे की होती है। और दूसरी जो चीज है ना, सबसे बड़ा मोटिवेशन भी जो होता है ना, वो पैसा होता है। ट्रस्ट में, सामान्य जनता के लेवल पे बात करें, एक एक्सट्रीम कुछ कंडीशंस हो जाती है तो वहां पे पैसा जो है ऑब्वियस सी बात है, मोटिवेशन नहीं रहता है। बट सामान्य रूप से अगर आप बात करोगे, पैसा बहुत तगड़ा मोटिवेशन रहता है, बहुत गजब मोटिवेशन। और वैसे को वैसे सेम आपके बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी रहेगा अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो ये लोग भी मान गए थे। ये बीच में एक ही था जो फालतू काम फड़फड़ कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। कि भाई था का मतलब ये कि भाई दिक्कत तो हमको होनी चाहिए पाकिस्तान से, इसको कहाँ पे मतलब वो फड़फड़ करने की जरूरत है। पर इसने क्या करना, इसका एटीट्यूड आप पाकिस्तान का समझोगे तो आपको समझ में भी आएगा कि हम तो मरेंगे ही सनम, तुमको भी लिए मरेंगे। इनका एटीट्यूड ही यही है। इसलिए ये कि भाई हम तुम्हारा डेवलपमेंट जो है ना, भले तुम्हारा 5 रुपए का फायदा हो रहा है ना, उसको रोकने के लिए हम हमारा 100 रुपए का नुकसान कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा 5 रुपए का फायदा नहीं होने देंगे। हमने कहा मत होने दे भाई, हमारे पास में तो पैसा है, ठीक है कोई बात नहीं, हम तो इधर से हमारे पोर्ट्स के थ्रू जो है वो ले लेंगे, कोई कोई टेंशन नहीं है, कुछ और हम जो वो प्लान कर लेंगे। तो पाकिस्तान ने कोई भी अपने ऑयल गैस जो रिसोर्सेज हैं उनको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश नहीं करी, कुछ भी नहीं किया। और इसके चलते हुए अब वो रोएगा, ढंग से रोएगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को ब्लैकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? ब्लैकआउट अपने आप ही हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी थोड़े टाइम बाद में। तो इससे क्या है ना कि अपन हर तरीके से उनको टैकल कर रहे हैं, डील कर रहे हैं कि आम जनता को, क्योंकि क्या ना, आम जनता का सपोर्ट जब तक रहता है तो आर्मी थोड़ा अच्छे से लड़ पाती है। और आम जनता का तुम और हम भी पता है अभी क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब वो पहले भी अपन 2 दिन से ये बात कर रहे हैं ना, क्योंकि हमको वॉर इम्पैक्ट कर नहीं रहा है, इसलिए तुम और हम ये लिबर्टी ले रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, यस कर दो, ये कर दो, वो कर दो। जब अपने घर के बगल में आके गोला गिरेगा ना, तब आपकी रूह कांपेगी कि भाई साहब ये मतलब वॉर होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो फटाफट निपट जाना चाहिए। ठीक है ना, ये रियलिटी है। ठीक है ना, बहुत हार्श रियलिटी है। तो अभी तक अपन अफेक्ट हो नहीं रहे, इसके अंदर किसी भी तरीके से नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान में लोग होंगे, मिलिट्री के लेवल पे भी अफेक्ट हो रहे हैं। अपन हर जगह को, एक जगह ऐसी भाई तुम ये देख लो कि अपने जैसलमेर और बॉर्डर एरिया को अगर तुम हटा दो, तो उसके अलावा तुमने कहां देखा कि भाई साहब इंडिया के अंदर अटैक हो रहा। और वहीं पे दूसरी तरफ तुम ये देखो कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा एरिया है जो हमने छोड़ा। हमने बलूचिस्तान के वहां पे क्वेटा तक को जो है वो टारगेट कर दिया है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान वाले फ्रंट पे है, उस तरफ है, हमने क्वेटा तक को टारगेट कर लिया है, इस्लामाबाद तक को टारगेट कर दिया, लाहौर, रावलपिंडी जो मिलिट्री बेस है उनका, मिलिट्री हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, उसको कर दिया, कराची को कर दिया। तो ले दे के 5 तुम्हारे पास में शहर थे, हमने उनको ही टारगेट कर दिया। बचा क्या तुम्हारा भाई, इस्लामाबाद टारगेट हो रहा है, उससे ऊपर तुम जाओगे कहाँ। तो हमने तो सब कुछ उनका टारगेट कर लिया, तो मोरल डाउन होता है आम आदमी का, डर लगता है उसको, हालत खराब होती है। यार यहाँ तक पहुंच गए तो ये कहीं पे भी आ सकते हैं, और आ सकते हैं। अपन अभी तक अपनी वास्तविक जो क्षमता है ना ट्रस्ट में, उसका 10% भी अपन ने यूज नहीं किया है, सही में नहीं किया है। और मैं फ्लेक्स करने के लिए या बड़ी बड़ी बातें करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, अभी तक 10 भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, अभी तक अपन ने नहीं किया भाई, यूज ही नहीं किया है। कर दिया तो उसके बाद में जो मतलब बहुत ज्यादा भारी हो जाएगी दिक्कत। पर अपन भी क्या है, कैलकुलेटिव अगर तरीके से चीजें करते रहे तो ज्यादा ठीक है। क्योंकि है क्या कि सिर्फ वॉर की बात नहीं, एक होता है वॉर ऑफ नैरेटिव्स, कि आगे चल के आपको अपना ना जो दृष्टिकोण है उसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। अभी के टाइम पे आप और हम जो चिल्ला करके कुछ भी बोल सकते हैं, उड़ा दो सारे के सारे पाकिस्तान को उड़ा दो, गवर्नमेंट नहीं कर सकती इस चीज को, क्योंकि अभी हम उड़ा देंगे ना, ठीक है, आपने हमने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया इधर और उधर, अब भी पाकिस्तान जो 10 घंटे के अंदर अंदर घुटनों पर आ जाएगा। उसमें क्या होगा, सिविलियंस मारे जाएंगे, अननेसेसरी सिविलियंस मारे जाएंगे, जिसके कारण से इंडिया की जो पूरी इमेज है ना वो चेंज हो जाएगी।
और दुनिया फिर इंडिया को सपोर्ट नहीं करेगी, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट आके बोलेगी नहीं 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 भाई साहब बहुत हो गया, आप रुक जाओ। नहीं तो अभी तक हमने कहीं पे भी सिविलियंस को टारगेट हमने नहीं किया, पाकिस्तान कर रहा है। और वो करने के पीछे रीजन है, क्योंकि पाकिस्तान को आप जब समझोगे ना साइकोलॉजिकली, आपको चीजें पकड़ में आएगी। क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया के मिलिट्री ठिकानों को टारगेट किया, एक सिंगल पे भी वो कुछ डैमेज नहीं कर पाया, सिग्निफिकेंट डैमेज नहीं कर पाया। एयरपोर्ट्स को टारगेट किया, एक सिंगल को भी वो सिग्निफिकेंटली डैमेज नहीं कर पाया। कोई छोटा मोटा कुछ हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फटाका फूट गया। तुम्हारी कोई ऑपरेशनल जो कैपेबिलिटीज है वो कॉम्प्रोमाइज हो तो कोई बात हो ना। ठीक है, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं हमारे। तो मिलिट्री ठिकानों में हमारे यहाँ पे डैमेज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो तुम आंकड़ों में तुम्हारे वहां पे जनता को दिखाओगे क्या? क्या बोलोगे कि हमने क्या कर दिया, क्या हमने कहता ना ये कर दिया, ये उड़ा दिया, वो उड़ा दिया, क्या करोगे? तो अब उनके पास में दो ही चीज बचती है। एक तो है सिविलियंस, कि उन्होंने दोनों जगह पे टारगेट किया, सिविलियंस पे भी मारा और मिलिट्री ठिकानों पे भी मारा। मिलिट्री ठिकानों को ऑब्वियस सी बात है अपन रोक लेंगे, प्रोटेक्ट कर लेंगे। सिविलियंस को अपन प्रोटेक्ट हर लेवल पे हर जगह नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियस सी बात। तो कहीं ना कहीं पे तो सिविलियंस कैजुअलिटी होगी होगी, तो अपने सिविलियंस मारे गए। तो वो उनके पास आंकड़ा हो जाता है दिखाने को कि हमने जो है वो 20 इंडियंस को मारा, 20 इंडियन मारे गए। तो पागल लोग सब डायरेक्शन में होते हैं, सब तरफ होते हैं, ठीक है ना। तो वो कहता ना हाँ 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 हमने 20 इंडियंस को मारा। अरे तुमने सिविलियंस को मारा है जो घर के अंदर बैठे हुए थे। हमने जो टेररिस्ट को मारा है, जब हमने पहली स्ट्राइक करी थी टेररिस्ट को मारा है भाई। अपने यहाँ पे जब पहलगाम वाले जब मरे, मैं बाकी बातें छोड़ो, पहलगाम के अंदर भी जब 28 लोग जो आपके शहीद हुए, कितनों के कहता ना आपकी जो क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार के अंदर मिलिट्री वाले गए, हमारी मिलिट्री गई। क्यों जाएगी हमारी मिलिट्री? हमारी मिलिट्री क्या लेना देना है? आम जनता है, उनके लिए आम जनता गई सारे के सारे। तो आम आदमी के जनाजे में आम आदमी ही शामिल होता है, ठीक है ना। लेकिन वहां पे जब हमने मिसाइल से अटैक किए, तो जो लोग मरे हैं उनके अंतिम संस्कार के अंदर जो है वो वहां की मिलिट्री आईएसआई के अधिकारी खड़े हैं, फोटोज हैं उनके खुद के। तो भाई आईएसआई का अधिकारी वहां क्या कर रहा है? वहां पे मिलिट्री का अधिकारी क्या कर रहा है? और वो भी चलो कोई ठीक है कि एक व्यक्ति को ही खड़ा हो, दो व्यक्ति को, वो कहता है एक व्यक्ति को ही खड़ा हो, दो दो तीन तीन तुम्हारे अधिकारी खड़े। तो इसका मतलब तो ये कि यार वो कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति था जो तुम्हारे से लिंक रखता है। पाकिस्तानी आर्मी से आम आदमी का क्या लेना देना? तो टेररिस्ट थे, सीधे सीधे टेररिस्ट थे। तो तुम्हारे परवेज मुशर्रफ इस चीज को मान रहा है कि भाई साहब हम जो है वो कारगिल वॉर के अंदर हमने इन्फिल्ट्रेट किया, मुजाहिदीनों को भेजा ये वो। और जब कारगिल वॉर हुआ था तब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के सेलिब्रिटी सब यही चला रहे थे, नहीं हमने कुछ नहीं किया, ये तो इंडिया हम पे वॉर थोपना चाहता है। 10 साल बाद में वही परवेज मुशर्रफ खुद से बोल रहा है कि हमने किया। अब अब उनको जाके कोई बोलेगा अब भाई तो क्या 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 बात कर, हमको तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। मूर्ख कौम है वो, मूर्ख लोग है, कोई भी आगे कुछ भी बोल रहा है। अभी 5-7 दिन पहले उनका जो विदेश मंत्री है वो इंटरनेशनल मीडिया पे एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज को, इंटरनेशनल मीडिया पे, यूट्यूब पे पड़ा है वो। स्काई न्यूज करके है ऑस्ट्रेलिया का, बहुत अच्छा न्यूज चैनल है। जैसे यूएसए के अंदर मतलब पॉपुलर है, अच्छा बुरा तो मेरे को नहीं पता, पॉपुलर है। जैसे सीएनएन हो गया, फॉक्स न्यूज हो गया, ये आपके यूएसए के हैं, ठीक है। वैसे वैसे स्काई जैसे बीबीसी हो गया, ठीक है, ये आपका यहाँ का ब्रिटेन का है। वैसे वैसे जो स्काई न्यूज है ये आपके ऑस्ट्रेलिया का है। तो उसमें वीडियो पड़ा है, अब भी 7 दिन पहले का है, 7 दिन भी नहीं 5 दिन पहले का है, जिसके अंदर जो वो खुला बोल रहा है कि हाँ हम तुम्हारे लिए कतन हमने किया, आतंकवाद फैलाया, आतंकवादियों को हमने कतन पनपाया, हमने उनको ट्रेनिंग दी है, पर तुम्हारे लिए, और तुम्हारे हमारे छोड़ किया ना तुमने, खुद एक्सेप्ट कर रहा है। और पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज जो हैं और पाकिस्तानी जो लोग हैं उनके पास में इतने गट्स हैं कि वो ये बोल रहे हैं नहीं हमारे यहाँ पे टेररिस्ट थे ही नहीं। भाई आज से 5 साल बाद में तुम्हारा ही कोई आदमी एक्सेप्ट करेगा हाँ टेररिस्ट तो थे, उस वक्त फिर क्या करोगे? तो हमने तो टेररिस्ट को स्ट्राइक किया, कोई मिलिट्री ठिकानों को टारगेट नहीं किया, किसी को भी और को टारगेट नहीं किया। तो हमारे पास में जस्टिफाई करने के लिए चीज है, और हमने बोला भी बकायदा, काम करते हैं अपन और उसके बाद बकायदा बोलते और हैं कि भाई ये किया है, ये नहीं किया है। उन्होंने जो टारगेट किया, उन्होंने सिविलियंस को भी टारगेट किया, उन्होंने मिलिट्री को भी टारगेट किया। मिलिट्री वाले के अंदर कुछ हुआ नहीं उनसे, सिविलियंस को कहते हैं नुकसान हुआ, जिससे आंकड़ों से वो अपने लोगों को खुश कर सकते हैं। लेकिन यही उसका सबसे बड़ा ट्रैप था, ठीक है। ये पहले से भी आपको भी पता ही होगा, मेरे को भी पता ही है कि ये ट्रैप है। कि अगर तुम एक बार सोच के देखो, कल मैं आईएएस बैच के अंदर भी ये डिस्कस कर रहा था दोपहर के टाइम, क्योंकि पढ़ाते टाइम में पूरा ध्यान तो उधर ही रहता, तो पढ़ा करके मैं जैसे लिखवाने को छोड़ जाता, मैं जाके साइड में थोड़ा न्यूज देख लेता। तो अपने जो है कल कितने आई थिंक 16-17 जो सिविलियंस हैं
उनको कल मार दिया था इन्होंने। तो आप सोच करके देखो कि जहां पे 26 हमारे सिविलियंस को मारा गया था पहलगाम के अंदर, तो हमारा खून खौले में थे कि मामला ही खत्म करके रख दो। तो 16 को तो वो और मार चुका, ठीक है ना, 16-17 को। और हमने पाकिस्तानी जो टेररिस्ट मारे थे, या एक दो उसके अंदर अपन सिविलियन कैजुअलिटी भी मान सकते हैं, ठीक है, वो था 40। तो हमने तो 40 टेररिस्ट को मारा है, वो हमारे 40 प्लस सिविलियंस को मार चुके हैं, और हम हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे हुए हैं। ये था अपना कल हिसाब किताब, तो कल दोपहर तक का, दोपहर क्या शाम तक का, कि अपन नुकसान में, सरासर अपन नुकसान के अंदर है। पर ऑब्वियस ही बात है, हमसे ऊपर के लोग हैं, वो बहुत समझदार हैं, हमसे कहीं आगे के, और अभी के टाइम में इंडिया बहुत पावरफुल भी है। हमने रात को बजेड़े बुला दिए उनके, ठीक है ना, जो अपने मारवाड़ी में बोलते हैं ना, मोरिये बुला दिए। हाँ, तो अब उन्होंने ये गलती करी, सिविलियंस को मार करी, सिविलियंस को मारा। अब हमारे पास में राइट है, राइट टू डिफेंड, मारेंगे हम तुम्हारे को, ढंग से मारेंगे। और फिर वो एलओसी के ऊपर फायरिंग आपकी कर ही रहे थे, जो भी रही होगी चीजें, फिर अपने ढंग से टारगेट किया उनको, और हर तरीके से किया है, ठीक है ना। तो ये उनका ट्रैप था, और उस ट्रैप के अंदर फंसना ही था ना भाई। नहीं आओगे तो भी तुम कहते ना अपनी कौम को क्या मुंह दिखाओगे, और आओगे तो फिर मुंह दिखा ही नहीं पाओगे। मरना तो है आइदर दिस वे और दैट वे तुम्हारे को। और बाकी इंडियन मीडिया भी अपने माहौल बनाने में कम नहीं है। यार आसिफ मुनीर भाग गया, कोई क्या उसको जेल में डाल दिया है। और ये तो पाकिस्तान वाले तो और ही कमाल के लोग हैं, पाकिस्तान वाले जो है उसको, इमरान खान को छुड़ाने के लिए भाग गए, वहां पे जेल तक पहुंच गए थे वो, उसको बाहर निकालेंगे कि अब जो है वो हम लोग तो पूरी, तुम लोग भी कर ही रहे होगे, मैं पूरी रात ही न्यूज ही देख रहा था चला करके। वो कहता, मेरे फ्रेंड ने देख रहे फोटो भेजी मेरे को बैंगलोर से, उसने 6 डिवाइसेस के ऊपर जो है न्यूज लगा रखी, 6 डिवाइस पे। उसके पास एक खुद का लैपटॉप है, एक कंपनी का लैपटॉप है, एक उसके पास में पीसी है, ठीक है, एक उसके पास टैबलेट है, 2 उसके पास फोन है। तो उसने सब वो जो है ना वो लगा रखे थे। और भाई जो है वो पता नहीं क्या लेकर बैठा था, वो तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, और वो जो है वो वहां पे बढ़िया, अब और उसने फोटो डाली हमारे ग्रुप के ऊपर। तो मतलब 6-6 और सब पे अलग अलग न्यूज चल रही है, और साइमल्टेनियसली भाई जो मल्टीटास्किंग कर रहा है, सबकी जो है न्यूज सुन रहा है। पर उसने आईएनएस विक्रांत को लेकर के कुछ जो वो अपडेट डाला ग्रुप के अंदर कंटिन्यूसली, सब कहते रात के 2:15-3 बजे तक, जब तक मैं जाग रहा था तब का, तो याद है मेरे को, सब अपडेट डाल रहे हैं जिसको जैसे मिले। तो और एक फ्रेंड जो दुबई में बैठा हुआ है, उसने कहा कि यार ये विक्रांत वाला ये कब हुआ है, ये कहते नहीं तेरे को कैसे पता कि मतलब कौन से न्यूज चैनल पे चल रहा है। तो उसने कहा ये देख 6 हैं, इनमें से किसी एक पे चल रहा है। ठीक है, तो हमारे वाले तो अलग ही लेवल पे कहता ना अभी बैठे हुए हैं, ये मीडिया वाले भी अलग ही माहौल बना के बैठे हुए हैं। पर अभी वस्तु स्थिति क्लियर है नहीं, और अपने को ज्यादा मतलब वो, हाँ ठीक है, अपने को प्राउड होना चाहिए, सारी चीजें होनी चाहिए, पर अभी शुरुआत है। इसके अंदर आपको काफी सारी अभी, क्योंकि अपनी गवर्नमेंट ने भी इंफॉर्मेशन के ऊपर काफी कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो कंट्रोल करने का मतलब गलत तरीके से नहीं किया हुआ है, कि अपने बिल्कुल ही इंफॉर्मेशन का फ्री फ्लो जो है ना वो नहीं हो रहा है, कि आप कहीं पे भी जाके किसी भी जगह जाके आप रिपोर्टिंग कर दो, कुछ भी कर दो, वो नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सरकार हमसे कोई आंकड़े छिपा रही है, वो नहीं। वो होता था ना पुराने टाइम के अंदर भाई, पहले ये होता था कि ये जर्नलिस्ट होते हैं, ये इतने मूर्ख होते थे एक तो, और दूसरा क्या है कि भाई अपनी गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली शायद इन चीजों को समझ नहीं पाती थी, राम जाने क्या चीजें थी, तो मर्जी पड़े वहां पे वॉर जोन के अंदर पहुंच जाते थे अपने नंबर बढ़ाने के लिए। और ये तो अपने को ही समझ में आता है यार, पता नहीं उस टाइम के लोगों को क्यों नहीं समझ में आता था। तो जाकर के वहां के वॉर की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक जो है उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और हम देंगे आपको पल पल की खबर। और अंदर बैठे आतंकवादी, हाँ दे तू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार, ऐड मत दिखाना बस बीच में, ठीक है, तो दिखा हमारे को, बता क्या हो रहा है, क्या अब ये कमांडोज आ गए हैं, अब ये कमांडोज जा रहे हैं, यहाँ पे हमारे मिलिट्री की आर्टिलरी आ गई है, इतना हैवी मूवमेंट हो रहा है, कुछ तो बड़ा होने वाला है, अभी तुमको कोई आइडिया नहीं। मैंने तो तुम्हारे को बताया था ना करके कि भाई गवर्नमेंट बहुत तगड़ा काम कर रही है, ठीक है ना। इतने ट्रक जा रहे थे, मतलब कम से कम 50 के आसपास ट्रक मैंने देखे होंगे, पर आम आदमी को नहीं डिटेक्ट होगा वो, क्योंकि सब चल रहे हैं सेपरेटली, सब अलग अलग चल रहे हैं। तो एक कॉन्वॉय चलता है तो आदमी को डिटेक्ट होता है, उसको लगता है कि हाँ भाई कुछ जा रहा है, एक एक अलग अलग चल रहा है। कोई भी आदमी गुजरा तो उसको बीच में एक ट्रक टकर गया कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ कि थोड़ा पंगा चल ही रहा है, तो या फिर रूटीन का कोई होगा आपका ट्रक होगा, बस बात खत्म। और अपने तो जब आप लंबा रास्ता तय करते हो तब पता चलता है भाई साहब ये तो रास्ते में इतने सारे ट्रक सारे के सारे इधर जा रहे हैं, बहुत बढ़िया काम है, इधर शानदार काम। और राजस्थान बॉर्डर और सबसे कहते हैं सही बॉर्डर है, ये बहुत अच्छी चीज है कि राजस्थान जो है ना वो बॉर्डर पे है, क्योंकि राजस्थानियों का एटीट्यूड ऐसा है, मैं मतलब राजी करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं,
जितने भी जानकार हैं या जो भी है ना, मतलब सब के सब ना बिना ड्रिंक किए हुए हाई हो रखे हैं कि तुम बस, हाँ, मतलब कि भाई सबसे पहले तो भाई आर्मी है, भाई आर्म फोर्सेस है हमारी। उसके बाद में भाई आपके क्या बोलते हैं भाई बीएसएफ और ये सब ये भी हैं आपके। फिर एनसीसी आ जाती है ना? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका एनसीसी भी है, इस टाइप के लोग आ गए। आपने कभी है हम भी मतलब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हम हैं कि हमको तुम भेजो हम निपटा देंगे, कुछ ना कुछ तो हम कर लेंगे। ठीक है, तो अपने भी मतलब राजस्थान वालों के पास में, बाकी वालों के पास में देशभक्ति तो सभी के पास है, मैं उसके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन राजस्थान के पास में वो जो चीज है ना, वो मेरे को लगता है बाकी जगह पे कंपैरेटिवली कम है। कि अपने यहाँ पे आप मरने जा रहे हो ना, तो आपके घर के अंदर कोई रोकेगा नहीं आपको। देश के लिए मरने जा रहे हो ना, कोई रोकेगा नहीं, उल्टा तुम्हारा टीका लगाएंगे। बाकी जगह पे है देश प्रेम है, सब कुछ है, अगर कोई शहीद हो गया या आर्मी में जा रहा है तो बहुत बढ़िया। अपने यहाँ पे तो उतावले हुए पड़े हैं लोग कि भाई कि तुम जो है वो दूसरे फ्रंट पे देख लो, यहाँ पे तो हम ही देख लेंगे। और फिर क्या है कि जब आदमी मरने से नहीं डरता ना, तो अफवाहें भी नहीं फैलाता है, उसका मोरल भी डाउन नहीं होता है। अपने यहाँ पे राजस्थान में तुम देखो कोई मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई किसी भी टाइप की कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसलमेर पूरा का पूरा भाई जैसलमेर, अब वो जिस मैं फ्रेंड की तुम्हारे को बता रहा हूँ ना, वो जो फ्रेंड 7-8 लगा करके बैठा हुआ है, वो अनूपगढ़ का है। अनूपगढ़, खाजूवाला, गंगानगर ये फ्रंट पे है, लिटरली फ्रंट पे है कि अगर कुछ भी हुआ ना तो वहीं पे होगा सबसे पहले। तो वो वहां का है, पर वो चिल कर रहा है, उसकी फैमिली अनूपगढ़ में ही बैठी हुई है। ऐसा नहीं कि वो बैंगलोर लेके चला गया, फैमिली वहीं पे है, मम्मी है, उसके सिस्टर्स हैं, सब वहीं पे हैं। पर वो भाई चिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आनंद हो, देख लेंगे। और वो हम तो मजाक मजाक में ये और बोल रहे कि भाई एक दो को तो मेरी जो सिस्टर है वो निपटा देगी यार। तो वो कहते हैं ऐसे शब्दों के बाण चलाती है ठीक है ना, तो भाई वो कहते हैं टेररिस्ट को जो वो बोल बोल के वो मार देगी तो मैं ये बात मैं देखो दीदी को बताऊंगा, तो बता दे यार। ठीक है ना, मैं तो बैंगलोर बैठा हूँ, फोन नहीं उठाऊंगा, वो शब्द बाण तो मेरे पे भी चलेगी, फोन नहीं उठाऊंगा। और क्या, मैं तो चाहता हूँ कि यार कुछ छोटा मोटा उसके कुछ और कुछ नहीं तो डैमेज हो जाए, कुछ जीप बीप डैमेज हो जाए उसकी तो ये मतलब जस्ट मजाक के लिए कर रहे हैं, पर आप देखो कितना कैजुअल ले रहे हैं अपने इस चीज को। लिटरली फ्रंट पे है ना वो, भाई तुम और हम तो लिबर्टी ले सकते हैं यहाँ पे बैठ करके मजाक करने की, वो कर रहे हैं, सभी सभी ऐसे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज है कि राजवीर सर का वो वीडियो भी है कि भाई कई बार जैसे होता है ना कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये जब जम्मू कश्मीर के अंदर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, आपके इधर ये क्या बोलते हैं पंजाब के अंदर होती हैं, तो वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि सब बॉर्डर के स्टेट्स हैं तो इसलिए क्या है कि ये दिक्कत होना तो लाजमी है। ठीक है, हम भी तो हैं भाई बॉर्डर के स्टेट, हम तो कब से ही हैं, हमारे तो कभी दिमाग में आया ही नहीं ये चीज। और जिसके अंदर तो सबसे मजे की चीज ये और है कि हम तो कभी गुलाम भी नहीं रहे, हमारे ऊपर तो ऐसे कोई अंग्रेजों ने भी क्या बोलते हैं कोई कहते ना शोषण भी नहीं किया, क्योंकि हमारे राजा थे, उन्होंने उस टाइम पे जो भी मजबूरियों के तहत ही चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसे डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन किया इस तरीके से कि यहाँ की आम जनता जो है ना वो प्रभावित नहीं हुई, हमको यहाँ पे दिक्कत नहीं आने दी। यहाँ पे आप जो भी देखते हो कोई छोटे मोटे किसान आंदोलन देखते हो वो सामंतों के अगेंस्ट देखते हो, राजाओं के अगेंस्ट कोई सा भी नहीं है भाई। और सामंतों के अगेंस्ट है ही इसलिए क्योंकि वहां पे अंग्रेजों ने बोला भाई हमारे को इतना इतना टैक्स दे, राजा के कहां से दे भाई, जनता है मेरी, है ही नहीं इनके पास पैसा, अकाल है कुछ भी है, कहां से लाके दूं इतना पैसा, तो हमको नहीं पता, लाके दे दे। तो बीच में सामंत निकले, मालिक हम ला देंगे। तो राजा को कमजोर करने के लिए और अपना पैसा लेने के लिए सामंतों को पावरफुल किया, सामंतों के विरुद्ध हुए हुए जो भी आप छोटे मोटे देखते हो। बाकी अपने यहाँ पे तो इतने लंबे समय तक राजतंत्र रहा है, कहीं कोई विद्रोह नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी चीज नहीं थी, तो अपने को तो कोई ऐसा इशू था ही नहीं, हम तो आराम से अलग थे, अलग ही वो कहते अपना सेपरेट कुछ मांग सकते थे, बना सकते थे, अपना तो कुछ कभी रहा नहीं। फिर बात आती है सब पंजाब जो है उसके दो हिस्से हो गए, हाँ तो भाई अमरकोट हमारा ही था, अमरकोट जो है वो राजपुताना का ही था। आज भी वहां पे पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई हिंदू वहां में कोई छोटे मोटे कोई जिंदा बचे हुए ना तो उसी जगह पे है, हो गया ना, वो तो अलग हो गया। जो सोडा है जैसलमेर से अगर कोई हो तो इसका कहता ना सीधा जीता जागता एग्जाम्पल है यार कि पूरे पूरे उधर रह गए उनका। सोडा जो है उनकी इतनी जबरदस्त रियासत थी कि आज के टाइम में आप जो मारवाड़ मेवाड़ और ये सब पढ़ते हो ना, इतना इसके पैरेलली आप उधर देखोगे कि वो इतनी जबरदस्त रियासत थी, पूरी पूरी खत्म हो गई वो। क्योंकि आपने हमने ऐसी जगह पे वो कतन वो चले गए वहां पे रह गए, तो भी नहीं हुआ ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। पंजाब को जब जस्टिफाई कोई कर रहा होता है, कश्मीर को कोई जस्टिफाई कर रहा होता है, तो राजस्थान वाले अपने तो और बहुत बढ़िया चीज है, बॉर्डर पे हैं अपन,
अपन उसको टैकल कर लेंगे। और अपने ऊपर है पंजाब, वो आधे पागल हैं, ठीक है? तो वैसे ही टैकल कर लेंगे। उधर तुम आए हैं, तो सरदारों को बस एक बार कहता ना कहीं लगना चाहिए कि भाई मामला गड़बड़ है, फिर वो वैसे ही आधों को निपटा देंगे। और मेरे को तो कल यूँ लग रहा था एक बार की, क्या पता, अभी तो पता नहीं रियलिटी, बाकी लाहौर-वाहौर तो अपन लेकर के आ जाएँगे। तो ठीक है, मामला पंजाबी जो है वो राज़ी हो जाएँगे कि हाँ भाई हमारा पुराना जो हिसाब-किताब है वो वापस से रीस्टोर हो गया। बाकी पीओके-वीओके जो है वो तो अब देखो क्या रहता है। लाहौर तक का तो मेरे को कल लग रहा था, जिस हिसाब से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस घुसी है ना, अभी तक आपको हमको काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं है। और गवर्नमेंट हमारे तक आने भी नहीं दे रही और आने भी नहीं देनी चाहिए। वो आम आदमी मूर्ख होता है। तो इसके कारण से जब हो जाए मामला खत्म हो जाए तब आकर बता दो हमने ये कर दिया भाई। तो जनता जो है वो ठीक है, वरना अभी झूठे-मूठे राजी हो जाएँगे। पता चला कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो बाहर तक पहुँच गई, बाहर के लोग आ जाएँगे दबाव बनाने के लिए, भाई इंडिया तो पूरा पाकिस्तान ही कैप्चर कर रहा है। उधर वो बलोच जो हैं, वो अपना खेला अलग ही चला रहे हैं। बढ़िया मतलब वो कहते हैं ना कि माहौल हो रखा है। मतलब यही तो जब आप चीज़ देखते हो ना, तभी आपको एक चीज़ समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है, उसने वर्स्ट टाइम पिक किया है, युद्ध करने के लिए, वर्स्ट टाइम। और मेरे को पर्सनली कई बार ऐसा लगता है, किसी भी पॉलिटिकल वो कहते हैं ना बायसनेस से नहीं बोल रहा हूँ, पर मैंने अपने प्राइम मिनिस्टर से एक चीज़ ज़रूर मैंने देखी है यार। एक लाइन अपन बचपन से पढ़ते आ रहे थे या सुनते आ रहे थे कि किस्मत जो है, वो जो साहसी लोग होते हैं ना, उनको हेल्प करती है। साहसी लोग मतलब जो डेडिकेटली काम कर रहे हैं ना, किस्मत अपने आप से उनके फेवर में आती है। आप कई बार यूँ देखोगे ना कि यार चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि सब कुछ इस गवर्नमेंट के फेवर में हो जाता है। पता नहीं कैसे, ठीक है ना? पता नहीं कैसे सब फेवर में हो जाता है इस चीज़ें। भाई आप अभी सोच के देखो, मोदी गवर्नमेंट अभी के टाइम पे सबसे कमज़ोर गवर्नमेंट है। पूरे जो 3 टेन्योर रहे हैं इनके, इस बार इनको 242 सीटें मिली है। पूरे पावर में भी नहीं है। तो आप और हम तो मैं तो खुद यही सोचा था कि भाई हो गया। इस बार ये ठंडे पड़े रहेंगे, कुछ भी रहेगा। थोड़ा कम ही लग रहा था कि यार ये दोनों हैं तो नहीं वैसे, पर अब रहना पड़ेगा। पर रहना पड़ेगा, ये तो भाई मतलब अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, दोनों के दोनों। अब आप देखो कि मतलब अभी इतनी सब कुछ चीज़ें चल रही है और उसके अंदर आप जो है वो अपन वॉर ना तो अपन अफोर्ड कर सकते, ना करना चाहते, पर ठीक है अपनी मजबूरी है। पर आप देखोगे सब चीज़ें जो है, इन्होंने क्योंकि इस तरीके से चीज़ों को किया हुआ है, काम को किया हुआ है, होता है ना कि आप जो है वो हर काम अपनी दिनचर्या को इतना व्यवस्थित तरीके से करते हो, हर काम को टाइम से अप टू डेटेड तरीके से ऐसे करते हो कि कल को एकाएक पेपर हो जाए तो भी तुम उसके लिए तैयार हो। पूरी धरती जो है ना वो फड़फड़ करती घूमी, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे सरप्राइज पेपर, ऐसे थोड़ी होता, पहले बताना पड़ता है। तुम तैयार हो, हाँ ले लो पेपर ले लो। तो वो का वो हो रखा है कि अभी आप देखो पाकिस्तान किसी भी तरीके से कहता ना है ही नहीं, होश में ही नहीं है। अमेरिका हमारे साथ में पंगा नहीं ले सकता अभी के टाइम में, क्योंकि अमेरिका अभी के टाइम पे रशिया को अपना सबसे बड़ा कंटेंटर या फिर एडवर्सरी नहीं मानता है, चाइना को मानता है। अमेरिका का पूरा शिफ्ट हो चुका है, रशिया को तो वो लेकर चल रहा है कि भाई कोई दिक्कत नहीं पुतिन, ठीक है तू तेरी जगह रहे, अपन अपनी जगह है। चाइना को सबसे बड़े लेवल पे वो काउंटर कर रहा है। तो किसी भी सूरत के अंदर यूएसए जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जाने की सोच भी नहीं सकता अभी के टाइम पे, रत्ती भर नहीं सोच सकता। वरना कल को जो है वो हम लोग ब्रिक्स बना के, ब्रिक्स करेंसी बना करके यूएसए की जो इकोनॉमी है ना उसकी बैंड बजा देंगे, ठीक है। दूसरी तरफ बात आती है चाइना की। चाइना इंडिया के अगेंस्ट ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अगर चाइना इंडिया के अगेंस्ट जाता है तो ऑलरेडी यूएसए उसके पीछे नहा धो के पड़ा हुआ, हाथ धो के नहीं ना धो के पड़ा हुआ है, ठीक है ना। रशिया इस कंडीशन में है नहीं कि वो हेल्प कर सके। इंडिया एटलीस्ट ऐसा है जिसको आप अगेंस्ट नहीं लेना चाहोगे, क्योंकि चाइना का जो मार्केट रेस्ट्रिक्ट हो रहा है ना, उसको कहीं ना कहीं छोटा मोटा ही सही, लेकिन उसको कंपनसेट इंडिया ही करेगा, इफेक्ट है। और दूसरी चीज ये कि आप इंडिया को अगेंस्ट नहीं लाना चाहोगे अभी के टाइम के अंदर, जब अमेरिका ऑलरेडी तुम्हारे बिल्कुल सरासर एंटी हो रखा है ना, तो अभी आप इंडिया को नहीं ला सकते। अपन ने अमेरिका के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, अपन यूरोपियन यूनियन के साथ में ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, रशिया का अपन फ्री पॉकेट में मार्केटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकली अपन फुल्ली साउंड हैं, अपन ऑलरेडी कुछ चीजों को लेकर के प्रिपेयर्ड थे, ठीक है ना। वॉर कह लो, आप कुछ भी कह लो, कुछ चीजों को लेकर अपन प्रिपेयर्ड हैं, पहले से हैं। आर्म फोर्सेस जो है उनका मोरल सबसे टॉप पे है अभी के टाइम पे, टेक्निकल लेवल पे। अभी ये जो नॉर्मल जो वॉर के अंदर नॉर्मल जो आपको चीजें चाहिए होती है, ये सारी की सारी मेड इन इंडिया वाली है जितनी भी हैं। तो अभी हमारी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंस कंपैरेटिवली काफी कम है, कंपैरेटिवली, ठीक है ना। एक S-400 जरूर है जो रशिया का है,
बाकी जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम है वो अपने खुद के हैं मोस्टली, या फिर हैं इजराइल के। तो उन दोनों तरफ से अपने को दिक्कत नहीं आने वाली है। जो आर्टिलरी है आपकी, सब कुछ चीजें सब अपना है, टैंक्स वैंक सब अपने हैं। अपने को अभी के टाइम पे कहीं पे भी क्रूशल चीजों के अंदर दूसरों पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ही नहीं। विक्रांत अपना खुद का है भाई। आगे अपन पढ़ेंगे, विक्रमादित्य जो वो यूएसएस ये सॉरी रशिया से अपन ने लिया था, आईएनएस विक्रांत अपना खुद का है। उसका भाई एक और अपन तैयार कर रहे हैं, आईएनएस विशाल, वो आ जाएगा थोड़े टाइम के अंदर वो भी। ठीक है, अपने पास में ऐसी ऐसी सबमरीन है कि पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, और वो अपनी खुद की बनाई हुई है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन और है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन मतलब वो सबमरीन जो न्यूक्लियर वेपन्स की बात नहीं कर रहा हूँ, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर इंजन लगा हुआ होता है उसमें। एक बार पानी में गई, अगले 3 महीने तक तुमको पता भी नहीं चलेगा वो है किधर, किधर से कहां से मिसाइल आई, समझ में नहीं आएगा। तो हम तो उस लेवल पे खेल रहे हैं आज के टाइम के अंदर। तो तुम जो है वो कहते, और तुम्हारे पास में अभी इकोनॉमी क्राइसिस चल रहा है तुम्हारे, अभी आर्मी जो है वो इतनी पावरफुल वैसे ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उधर से अफगानिस्तान वाले जो है वो फरीडे मार रहे हैं, फिर बलूचिस्तान के अंदर लफड़े चल रहे हैं, फाटा के अंदर अलग इनके पंगे चल रहे हैं, इमरान खान वाले इनको वैसे ही नहीं जीने दे रहे। इन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल जो आपका कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत गंदा है भाई, बहुत गंदा है। अपने जैसे को लिए बहुत एंटरटेनिंग है। अपने यहाँ पे मोदी और गांधी इसके अगेंस्ट जो बात होती है ना, वो बस बातचीत तक रहती है। ठीक है ना, कि मैं इस आइडियोलॉजी को मान रहा हूँ, आप उस आइडियोलॉजी को मान रहे हैं, अपन उसके ऊपर थोड़ा सा डिबेट कर लेते हैं। ठीक है, और कभी कभार कुछ मूर्ख होते हैं तो वो थोड़ा हीटेड डिबेट कर लेंगे उसके अंदर, उसके आगे कुछ दिक्कत नहीं है भाई। पाकिस्तान के अंदर तो धड़े बने हुए हैं अलग से, और ये दोनों एक दूसरे को खत्म कर देना चाहता है, ये इसको खत्म करना चाहता है, वो उसको खत्म करना चाहता है लिटरली। और ये इनकी लड़ाई सिर्फ देश में नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी की फॉरेन तक में चलती है इनकी लड़ाइयां। अपने यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी जो है यहाँ पे ही है, बाहर नहीं है भाई। हाँ ठीक है, छोटा मोटा आप कोई कहता नहीं चीज को लेके सपोर्ट या अगेंस्ट में आता है, वो एक अलग बात होता है। वहां पे तो बाहर भी चलते हैं ऐसे ऐसे इनके ग्रुप्स, और वो लड़ते हैं आपस में बुरी तरीके से। तो वहां पे तो है ही नहीं, कुछ ही नहीं है पाकिस्तान में अभी, फिर भी वो लड़ने आ रहा है, तो बहुत बढ़िया चीज है। बाकी कुल मिलाकर के बढ़िया काम चल रहा है अभी के टाइम में। ठीक है, शांति से मस्त रह करके आप एंजॉय करो। बस एक चीज अपने को इसके अंदर ध्यान रखनी है, जो कि आप लोगों ने ऑलरेडी, मैं जैसे बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे आपने इसको देख लिया होगा, सुन लिया होगा, पढ़ लिया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कि हम वो जनरेशन है जिसने सब कुछ चीजें देख ली है भाई, और बहुत सही टाइम पे देख ली है। सही टाइम का मतलब आप इस चीज को समझना कि यार अभी हम ना हमारे दृष्टिकोण को, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने वाले फेज में है। ठीक है ना, हमारे मम्मी पापा ने भी देखा है भाई, कोविड उन्होंने भी देख लिया, उन्होंने ये वॉर भी उन्होंने देख लिया, बहुत सारी चीजें उन्होंने देख ली, चेंज होते हुए देख ली, है ना। बट हमने उस टाइम पे देखा है जहां पे हमारी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है, हम दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास में जबरदस्त नॉलेज है भाई, जबरदस्त नॉलेज है। ठीक है ना भाई, कोविड जो था ना आपके हमारे लिए नॉलेज है, मम्मी पापा के लिए खतरा था भाई, वो निपट जाएंगे कहीं। अपनी तो इम्यूनिटी अच्छी है, सब कुछ चीजें अच्छी है। अभी जो वॉर चल रहा है, अब अपने मम्मी पापा उससे सबक लेकर के क्या कर लेंगे? वो तो जीवन के कहते हैं ना अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं। आप और हम उससे सबक लेके बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, सीख सकते हैं कि स्वतंत्रता जो है वो फ्री फोकट की नहीं होती है भाई। उसके अंदर खून और पसीना दोनों लगता है। पसीना किसका लगता है? हम सभी का, हम सबकी मेहनत होती है। और खून लगता है हमारे फोर्सेस का। और इस दिन के लिए ना तैयारी की जाती है, इस दिन के लिए जब आर्मी को लेकर के या कुछ चीजों में कट्टरता, जब हम बात कर रहे होते हैं ना देश के प्रति, ठीक है, राष्ट्र प्रेम के प्रति, तो वो इस दिन के लिए की जाती है। हम बोले होते ना, ये कहता नहीं, ये इतनी जो अग्रेसिव जो नेशनलिज्म है ना, ये किसी काम का नहीं, ये काम का है, ये इसके लिए काम का है, इस दिन के लिए काम का है। कि जो तुम अभी 8-8 घंटे पढ़ोगे ना, जब कोई दूसरे वाला 2 घंटे पढ़ रहा है, टाइम पास कर रहा है, 8-8 घंटे इसीलिए पढ़ोगे कि तुम फर्स्ट चांस के अंदर फोड़ कर निकल जाओ। तो ये उस चीज की तैयारी होती है, आपको समझ में आएगा। फिर आपको जो हमारे ये वीपी सिंह का या फिर किसका है, जनरल रावत का, किसका है वो 2.5 फ्रंट, किसका है? रावत का है। जनरल विपिन रावत जो है, उनका एक स्टेटमेंट है जो ये बोलता है कि भारत जो है उसको 2.5 फ्रंट पे अपनी तैयारी रखनी चाहिए, क्योंकि 2.5 फ्रंट पे जो है ना हम लड़ाई कर रहे हैं। 2.5 फ्रंट क्या है? एक फ्रंट है आपका पाकिस्तान, एक फ्रंट है आपका चाइना, और एक जो हिस्सा है वो भारत के अंदर का है। भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पर्सनल इंटरेस्ट नेशनल इंटरेस्ट के साथ अलाइन नहीं होते हैं। समझ रहे हो चीज को?
वो कोई भी हो सकता है। वो कोई बहुत ही इंटेलेक्चुअल हो सकते हैं, वो कोई ऐसे हो सकते हैं जिनके कहते हैं ना बॉलीवुड या आपके यूट्यूब वाले हो सकते हैं, क्योंकि व्यूअरशिप पैसा बहुत मैटर करता है भाई, तुमको अभी पता नहीं है। ये तो अभी तुम 10 दिन वॉर कर रहे हो, 20 दिन अपन वॉर कर लेंगे, उसके बाद में जब तीसरे महीने बिल आएगा ना, बिल भरने के लिए पैसे नहीं होंगे ना, सब भूल जाते हैं अपन। तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, बहुत बड़ा ड्राइवर होता है। अब वो पता चलेगा कि कुछ लोग हैं जो इंडिया के अंदर रह करके भी उस लेवल से या उस तरीके से इंडिया के हितों की बातें नहीं करते हैं। वो अपनी रोटियां सेक रहे होते हैं। मैं राष्ट्रद्रोही किसी को भी नहीं बोलूंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं अच्छा और बुरा सबके अंदर होता है, लेकिन जिस लेवल का आपको उनसे कहता ना चीजें चाहिए होती है देश के प्रति, वो आपको वहां पे देखने को नहीं मिलेगी। उनका अपना नजरिया है काम को करने का, चीजों को करने का, और वो नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं होता है। वो आपको पता चलेगा, और उनसे आपको और हमको फाइट करना है। फाइट करना है कैसे? आइडियोलॉजिकल लेवल पर। क्यों आकर के कुछ भी बोलते हैं, आपको और हमको उनको नहीं मानना है। आपके और हमारे इमोशनल जो चीजें होती है उनको वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं, आपको और हमको नहीं होना है। क्योंकि अगर आप इस टाइम पे एक जगह पे इमोशनल हो जाओगे, तो फिर आपको जो है वो किसी न किसी जगह पे आपको 26 लोगों की जान गंवानी पड़ेगी, या हमारे कुछ सोल्जर्स की जान आपको गंवानी पड़ेगी। तो आपको और हमको जो है वो खुली आंखों से मक्खी नहीं निकलनी भाई। ठीक है ना? कोई आके बोलेगा नहीं नहीं ये तो चेरी है ना, ये चेरी नहीं है भाई, ये जो नहीं मक्खी है, हमको बहुत अच्छे से पता है, नहीं लेने वाले हम इसको। ठीक है ना? तो तेरे तक ही इसको सीमित रख। वो आपको और हमको समझ में आएगा। बहुत सारी चीजें मेरे को लगता है कि अपन ने देख ली, टाइम रहते देख ली, और इससे सीखना भाई कि ये फ्री नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे सोल्जर्स जो उनका सेक्रीफाइस होता है, और अपन जानते ही हैं इस चीज को, पर इसको अपन को कंटिन्यूअसली रिस्पेक्ट करना है। कंटिन्यूअसली आप जब अधिकारी बन जाओ, मैंने ये चीज देखी हुई है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप जब अधिकारी बन जाओ, हमारे पास में बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पे आपके एक्स फौजी या फिर वर्तमान में कोई फौजी है, उसके घर का या उसका कोई भी और प्रॉब्लम होता है। तो वैसे गवर्नमेंट अपन को इतना, गवर्नमेंट के नियम भी है, सारी चीजें भी है कि आपको हमको उसको टॉप प्रायोरिटी से डील करना चाहिए, पर वास्तव में मोरल लेवल पे भी हमको कर लेना चाहिए। ठीक है, हमने तो किए हुए हैं बकायदा कि भाई ऐसी कोई चीजें होती थी, क्योंकि फ्रंट के ऊपर कोई व्यक्ति लड़ रहा है या वहां पे कोई बॉर्डर पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है, तो अगर वो घर की चीजों को लेके परेशान है, तो फिर वो वहां पे कैसे लड़ पाएगा ढंग से? और उसके पास क्या मोरल स्टैंड क्या रहेगा कि यार मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? यार मेरे को, मेरे कहते हैं पेरेंट्स को, मेरे मदर फादर को, या कहते हैं ब्रदर सिस्टर को या वाइफ को कोई प्रोटेक्ट ही नहीं कर रहा है वहां पे। मैं यहाँ पे बैठा हूँ इसलिए कोई भी आके परेशान कर जा रहा है जमीन पे। गाँव भाई मोस्टली किसान गाँव से ही तो जाते हैं यार, आपके फौजी जो होते हैं। तो वहां पे कोई जमीन कब्जे कर रहा है, क्यों? माँ बाप बूढ़े हैं, वाइफ है, ब्रदर सिस्टर कोई इधर उधर होते हैं, जमीन कब्जे कर रहा है कोई उनकी, कोई उनको परेशान कर रहा है आकर के, कोई रास्ता नहीं दे रहा है, रास्ता ब्लॉक कर रहा है, और भी कई आपकी दिक्कतें रहती है। तो उनको आपको और हमको टॉप प्रायोरिटी से डील करना है। ये अभी बात कर रहे हैं, अभी आपको लगेगा हाँ साहब ये बोलने की क्या बातें कर रहे हो यार, ये तो करेंगे ही करेंगे, नहीं करते भाई। वहां पे जब आप कुर्सी पे बैठे हुए होते हैं ना, आपके पास में जब 50 काम होते हैं, तब वहां पर हम जो इसको, हाँ तू होगा यार, फौजी होगा यार, कर लेंगे यार, देख लेंगे यार, 50 काम है, देख रहे हैं ना, कर देंगे फौजी साहब, आप घर जाओ, करेंगे करेंगे, टाइम मिलेगा तब पक्का देखेंगे इसको, हाँ टॉप प्रायोरिटी पे करेंगे, हमारे को ध्यान है। पर वो काम करते नहीं है अपन, और वो 4 या 5 बार आके परेशान होता है, तो वो थोड़ा सा हमारे को ध्यान रखना है उसके अंदर। बस इतना सा कर दिया, बाकी काम तो हमारी आर्मी कर लेगी। चलो, तो कल अपन ने कहां तक देखा था? उपयोग के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। चलो, तो एक बार जो अपन ने कल पढ़ा था उसी को ही रिवाइज कर लेते हैं मन। सबसे पहले देखना भाई, मिसाइल किसको बोलते हैं? तो मिसाइल एक हवाई हथियार है जिसमें स्वयं का इंजन लगा होता है, ताकि यह लक्ष्य पर विस्फोट करने के लिए लंबी दूरी तय कर सके। देखो एक चीज बोल रहा हूँ मैं तुम्हारे को, अपने टेक्नोलॉजी में एक बहुत अच्छी चीज है कि अपने जितने भी टेक्नोलॉजी के सेगमेंट्स हैं ना, वो बिल्कुल अलग हैं, सेपरेट हैं। नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस, डिफेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, देन आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ये सब वो सब है ना, ये सब डिफरेंट अलग हैं, सेपरेट हैं। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपने नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मरने दो उसको, अब उसका लोड मत लो। क्यों? क्योंकि वो आगे कहीं पे भी काम नहीं आएगा भाई। अपन ने पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ा, कहीं पे भी नैनो आया बीच में? नैनो की कोई जिक्र भी हुआ, कोई बात भी हुई? नहीं हुआ।
तो उसको जाने दो। स्पेस हो गया, आपने पढ़ा है, रिवीजन किया है, डे टू डे बेसिस पे याद किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जाने दो, कोई बात नहीं, जब उसको तुम रिवाइज करोगे तब कर लेना। आज से डिफेंस स्टार्ट हुआ है, कल से डिफेंस स्टार्ट हुआ है, आप इसको पढ़ो, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि कोई भी चीज आगे लिंक नहीं हो रही है, वरना होता है ना हिस्ट्री के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, अब तुमने अगर पुरानी चीज या पुराना फंडा तुमको नहीं पता तो अब आगे आपको जरूर दिक्कत आती है, तो पूरे सब्जेक्ट के अंदर जो है ना आपको प्रॉब्लम रहती है। अपने यहाँ पे ऐसा कोई लफड़ा नहीं है, तो आपके पास में रीस्टार्ट करने के मौके हैं। तो अगर आपने डिफेंस ये सॉरी स्पेस तक नहीं पढ़ा है या जो भी जैसा भी आपने पढ़ा, मरने दो उसको रिवाइज करते रहना जब आप कर सको, जैसे कर सको। अब से डिफेंस शुरू कर रहे हैं, डिफेंस को आप रटना शुरू करो ढंग से, ठीक है। फिर मिसाइलों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है भी। सबसे पहला है प्रक्षेपण मोड या फिर लॉन्च मोड के बेसिस पे। ये 6 टाइप की होती है: सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू वाटर, वाटर टू सरफेस या वाटर टू एयर, ठीक है। वाटर टू वाटर मिसाइल को टॉर्पीडो कहा जाता है भी। इसके बाद में है आपके परास के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ रेंज। परास के आधार पर मिसाइलें 4 प्रकार की होती हैं: शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, इंटरमीडिएट रेंज और इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय। ऐसी मिसाइलें जिनकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक होती है उनको इंटर कॉन्टिनेंटल या अंतर महाद्वीपीय कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी गति के आधार पर मिसाइलें। तो ये 3 टाइप की होती है आपके: सबसोनिक जिनकी स्पीड 1 मैक से कम होती है, सुपरसोनिक जिनकी स्पीड 1 से 5 मैक के बीच में होती है, और फिर है आपके हाइपरसोनिक जिनकी स्पीड 5 मैक से अधिक होती है, ठीक है। उसके बाद में हमने देखा था उपयोग के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ये आपके 2 टाइप की होती हैं भाई, एक होती है आपके टैक्टिकल, एक होती है आपके स्ट्रैटेजिक। टैक्टिकल या युद्धक मिसाइल ये ऐसी मिसाइल्स होती हैं जिन्हें सामान्यतः युद्ध में यूज में लिया जाता है, इसीलिए सामान्यतः इनकी रेंज या परास कम होती है और ये सामान्यतः परंपरागत हथियारों को या कन्वेंशनल वॉरहेड्स को ले जाने में सक्षम होती है। इसके एग्जांपल जैसे ब्रह्मोस हो गया, पृथ्वी हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। उसके बाद में इसके एग्जांपल्स की आपको कमी नहीं पड़ेगी भी, आगे अपन खूब सारी मिसाइल्स पढ़ेंगे तो आपको आराम से सारी चीजें पकड़ में आएगी। उसके बाद में है स्ट्रैटेजिक या सामरिक मिसाइल। ये मिसाइल्स सामान्यतः युद्ध में प्रयोग नहीं की जाती हैं, इन्हें निवारक क्षमता के रूप में विकसित किया जाता है, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज या सामरिक बढ़त के लिए इनको विकसित किया जाता है। सामान्यतः इनकी परास या रेंज अच्छी होती है ताकि आप इस्लामाबाद, क्वेटा वेटा जो उड़ाना चाहो आप उड़ा सकते हो, ठीक है। और ये सामान्यतः परंपरागत के साथ साथ गैर परंपरागत हथियार, नॉन कन्वेंशनल वॉरहेड्स जैसे न्यूक्लियर वेपन्स, केमिकल वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स, उनको भी ले जाने में सक्षम होती है। इसके एग्जांपल अग्नि मिसाइल हो गया, शौर्य मिसाइल हो गया, ये इसके एग्जांपल हैं। आज अपन नेक्स्ट बात करते हैं आपके पथ के आधार पर मिसाइलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। तो देखना भाई, पथ के आधार पर मिसाइल जो है 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है क्रूज मिसाइल और एक होती है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जिनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है, जिनका पाथ प्री डिटरमाइंड नहीं होता कि ये मिसाइल किस डायरेक्शन से, किस स्पीड से आके कैसे अपने टारगेट को हिट करेगी, नहीं पता। तो ऐसी जो मिसाइल्स होती हैं ये कहलाती हैं क्रूज मिसाइल्स, ये भयंकर डेडली मिसाइल्स होती हैं भाई। दूसरी तरफ है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जिनका पथ पूर्व निर्धारित होता है, पाथ प्री डिटरमाइंड होता है कि आपने जब इस मिसाइल को लॉन्च किया तो इसको लॉन्च होते ही जिस एंगल पर, जिस स्पीड से इस मिसाइल को लॉन्च किया गया है उसको देख करके आपका जो सिस्टम है वो अंदाजा लगा सकता है कि ये मिसाइल इस तरीके से चलते हुए आएगी इस पथ पर और यहाँ पे आके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो इस प्रकार की जो मिसाइल होती हैं जिनका पथ पूर्व निर्धारित होता है, पाथ प्री डिटरमाइंड होता है, उन्हें कहा जाता है बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रूज मिसाइल के बारे में। तो देखना भाई, क्रूज मिसाइल किन्हें कहा जाता है, तो वे मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान स्वप्रणोदित व निर्देशित होती है क्रूज मिसाइल कहलाती हैं। Those missiles whose entire flight is self-propelled and guided are called cruise missile। यहाँ पर 3 शब्द हैं भाई, पहली चीज है entire flight, दूसरा है self propelled और तीसरा है guided। इसको समझते हैं। एंटायर फ्लाइट या संपूर्ण उड़ान का मतलब है कि उस मिसाइल को जब लॉन्च किया गया तब से लेकर के और जब वो अपने टारगेट को हिट करती है तब तक, पूरी उसकी उड़ान के दौरान, पूरी जर्नी के दौरान। फिर दूसरा शब्द है स्वप्रणोदित। स्वप्रणोदित का मतलब है जिसके अंदर अपने आप से प्रणोदन या प्रपल्शन होता रहता है, यानी कि उसके अंदर इंजन काम कर रहा होता है,
पूरी जर्नी के दौरान कि जब आपने उसको लॉन्च किया, संपूर्ण उड़ान के दौरान उसके अंदर प्रणोदन या प्रपल्शन होता रहेगा। प्रणोदन या प्रपल्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्पेस में, याद है आपको? जब आपके भारी मात्रा में गर्म दाबित गैसें निकलती है और अपोजिट डायरेक्शन में आपकी मिसाइल या फिर आपका रॉकेट गति करता है, इसको कहा जाता है प्रणोदन या फिर प्रपल्शन। याद है आपको? ठीक है। तो यहाँ पे मिसाइल को जब लॉन्च किया जाता है तब इसमें प्रणोदन या प्रपल्शन स्टार्ट होता है अपने आप से, और लास्ट तक जब तक वो मिसाइल जाकर के अपने टारगेट को हिट नहीं करती तब तक उसके अंदर लास्ट तक उसके अंदर प्रणोदन या प्रपल्शन होता रहता है पूरी उड़ान के दौरान। ठीक है। फिर तीसरा, गाइडेड या निर्देशित। इसका मतलब है कि ये ऐसी मिसाइल होती है जिसको संपूर्ण उड़ान के दौरान आप गाइड कर सकते हो, निर्देशित कर सकते हो। यानी कि जब आपने लॉन्च किया उससे लेकर के जब तक वो अपने टारगेट को हिट कर रही है तब तक पूरे टाइम आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, उसका रास्ता बदलना चाहते हो बदल सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। तो क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जिनको जब लॉन्च किया जाता है तब से लेकर के जब वो अपने टारगेट को हिट करती हैं तब तक पूरी जर्नी में उनका इंजन काम करता रहेगा, प्रपल्शन होता रहेगा, जबरदस्त स्पीड से वो लेकर के जाता है अपने टारगेट की तरफ मिसाइल को। दूसरा, ये गाइडेड होती है, इनको गाइड किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है, यानी कि ये मिसाइल चलते रास्ते में भी अपना चलते उड़ान में भी अपना रास्ता बदल सकती है, चेंज कर सकती है। आप अगर इसको क्या कहना निर्देशित करो कि भाई इधर से नहीं इधर से जा, तो ये मिसाइल उधर से चली जाएगी। ठीक है। तो वे मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान स्व प्रणोदित व निर्देशित होती है क्रूज मिसाइल कहलाती हैं। तो तक जब तक वो मिसाइल जाकर के अपने टारगेट को हिट नहीं करती तब तक उसके अंदर लास्ट तक उसके अंदर प्रणोदन या प्रपल्शन होता रहता है पूरी उड़ान के दौरान। ठीक है। फिर तीसरा, गाइडेड या निर्देशित। इसका मतलब है कि ये ऐसी मिसाइल होती है जिसको संपूर्ण उड़ान के दौरान आप गाइड कर सकते हो, निर्देशित कर सकते हो। यानी कि जब आपने लॉन्च किया उससे लेकर के जब तक वो अपने टारगेट को हिट कर रही है तब तक पूरे टाइम आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको गाइड कर सकते हो, उसका रास्ता बदलना चाहते हो बदल सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो। ठीक है। तो क्रूज मिसाइल्स ऐसी मिसाइल होती हैं जिनको जब लॉन्च किया जाता है तब से लेकर के जब वो अपने टारगेट को हिट करती हैं तब तक पूरी जर्नी में उनका इंजन काम करता रहेगा, प्रपल्शन होता रहेगा, जबरदस्त स्पीड से वो लेकर के जाता है अपने टारगेट की तरफ मिसाइल को। दूसरा, ये गाइडेड होती है, इनको गाइड किया जा सकता है, निर्देशित किया जा सकता है, यानी कि ये मिसाइल चलते रास्ते में भी अपना चलते उड़ान में भी अपना रास्ता बदल सकती है, चेंज कर सकती है। आप अगर इसको क्या कहना निर्देशित करो कि भाई इधर से नहीं इधर से जा, तो ये मिसाइल उधर से चली जाएगी। ठीक है। तो वे मिसाइल जिनकी संपूर्ण उड़ान स्व प्रणोदित व निर्देशित होती है क्रूज मिसाइल कहलाती हैं। दोज मिसाइल हुज एंटायर फ्लाइट इज सेल्फ प्रोपेल्ड एंड गाइडेड आर कॉल्ड क्रूज मिसाइल। उसके बाद में ये जो क्रूज मिसाइल होती है इन्हें उड़ान के दौरान नियंत्रित या निर्देशित किया जा सकता है। दीज मिसाइल्स कैन बी कंट्रोल्ड और गाइडेड ड्यूरिंग देयर एंटायर फ्लाइट, और इसीलिए क्रूज मिसाइल्स को गाइडेड मिसाइल भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं ये अपने गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप गति करती हैं। दीज मिसाइल्स मूव अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस सिस्टम। क्रूज मिसाइल्स के अंदर लगा हुआ होता है इनका गाइडेंस सिस्टम। ठीक है। और वो जो गाइडेंस सिस्टम है वो ही इस मिसाइल को चलाने का काम करता है, वो इसका ड्राइवर होता है। ठीक है ना। आप उसको टारगेट बताते हो गाइडेंस सिस्टम को कि भाई साहब अपना टारगेट ये है, वो गाइडेंस सिस्टम उस टारगेट को लॉक कर लेता है, और उसके बाद में जैसे ही मिसाइल फायर हुई अब ये गाइडेंस सिस्टम अपने आप से डिसाइड करेगा कि इस मिसाइल को इधर से लेके जाना है या इस मिसाइल को इधर से लेके जाना है या ये मिसाइल को इधर से लेके जाना है। तो ये मिसाइल जो होती हैं ये अपने गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग ही गति करती हैं। अगर आप बीच रास्ते में इस मिसाइल का रास्ता चेंज करना चाहते हो या कुछ और चेंज करना चाहते हो तो आप इसके गाइडेंस सिस्टम को सिग्नल्स दे सकते हो, गाइडेंस सिस्टम इस मिसाइल का रास्ता बदल देगा। और मोस्ट ऑफ जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं वो इतनी एडवांस होती हैं
कि वो अपने आप से ही अपना रास्ता चेंज कर लेती हैं, ठीक है? वो गाइडेंस सिस्टम अपने आप से जो है वो टारगेट अगर इधर-उधर हुआ, तो गाइडेंस सिस्टम अपने आप से मिसाइल का रास्ता बदल लेगा। टारगेट इधर हुआ, अपने आप से वो रास्ते को वापस से चेंज कर लेगा। तो गाइडेंस सिस्टम इनमें बहुत एडवांस होता है। जो टारगेट आपने एक बार बता दिया, उसके बाद में अपने आप से गाइडेंस सिस्टम उस तक मिसाइल को लेके जाएगा, ठीक है? और इसी से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि क्रूज़ मिसाइल्स जो होती हैं, उनका उपयोग किया जाता है आपके मूविंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। जो आपके मूविंग टारगेट है, अगर टारगेट जैसे आपका टैंक हो गया, जैसे दुश्मन का लड़ाकू विमान हो गया, फाइटर जेट हो गया, तो जब तुमने मिसाइल लॉन्च करी थी, तब तो लड़ाकू विमान यहाँ था, लेकिन उसके बाद में वो यहाँ थोड़ी बैठा रहेगा। वो तो भाग रहा है आपके या इधर-उधर जा रहा है वो आपके। तो आपने जो मिसाइल लॉन्च करी, तो यहाँ पे था टारगेट, लेकिन अब ये आपका इधर चला गया, तो ये मिसाइल अपना रास्ता बदल लेगी, इधर चला गया, तो ये मिसाइल रास्ता बदल लेगी। तो गाइडेंस सिस्टम जो है ना, उसके अनुरूप ये मिसाइल गति करती है। गाइडेंस सिस्टम टारगेट को लॉक कर लेता है और उसके बाद में जिधर टारगेट जाता है उधर उधर आपकी मिसाइल जो उसके पीछे जाती रहती है। तो ये जो क्रूज मिसाइल होती है, जो गाइडेड मिसाइल होती है, ये मूविंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में ली जाती है, ठीक है? फिर ये जो क्रूज मिसाइल होती हैं, इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता है। इट्स पाथ इज नॉट प्री डिटरमाइंड। क्यों? क्योंकि ये मिसाइल जो है ये किधर से आएगी, ये सिर्फ इसका गाइडेंस सिस्टम जानता है कि किस डायरेक्शन से, किस स्पीड से आके अपने टारगेट को हिट करेगी। आपको और हमको नहीं पता, पर ये वो टारगेट वहां पे है, लेकिन हो सकता है वो मिसाइल इधर से आए, हो सकता है वो मिसाइल इधर से आए, ठीक है? तो ये मिसाइल जो है, इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये जब लॉन्च होती हैं, तो उसके बाद आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि मिसाइल एग्जैक्टली इधर से चल करके ऐसे आके अपने टारगेट को हिट करेगी ना। ऐसा नहीं होता भाई। ये मिसाइल जो है गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जाती है। गाइडेंस सिस्टम जिधर से उसको सही लगता है उधर से ये मिसाइल को लेकर के जाता है, ठीक है? फिर ये जो मिसाइल्स होती हैं, इन्हें डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इनका पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इन मिसाइल्स को डिटेक्ट करना। क्यों? उसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण ये है कि ये जो मिसाइल्स होती हैं, इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता, पाथ प्री डिटरमाइंड नहीं है। तो ये मिसाइल किधर से आएगी तुमको कोई आइडिया नहीं। तो तुम इसको डिटेक्ट कैसे करोगे? डिटेक्ट करने का मतलब है कि इसको आप बीच रास्ते में रोक कतन पता करोगे, अच्छा ये मिसाइल यहाँ पे है, ठीक है ना? और यहाँ पे है पता करने का मतलब ये भी नहीं दिख जाए तुम्हारे को, हाँ मिसाइल ये ले उड़ा गया। ये पता करना या देखने का मतलब नहीं। डिटेक्ट करने का मतलब ये है कि आप इसको डिटेक्ट कर सको, इसको ट्रैक कर सको और इसको रोक भी सको, ठीक है ना? रोकने की क्षमता आपके पास हो चाहे नहीं हो, लेकिन आप उसको रोक सकते हो कि नहीं सकते हो। तो क्रूज मिसाइल को नहीं रोक सकते वे, क्योंकि ये मिसाइल डिटेक्ट ही नहीं होती। अब वो पता ही नहीं चलेगा किधर से आ रही है, कैसे आ रही है। ये तो बस वहां टारगेट पे पहुंचेगी तब आपको पता चलेगा, ले ये तो आ गई, ठीक है? तो ये जो क्रूज मिसाइल्स होती है, इनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। क्यों? क्योंकि पहला, इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता। ये मिसाइल किधर से आएगी, किस डायरेक्शन से, कितनी स्पीड से आएगी, आपको नहीं पता। दूसरी चीज, सामान्यतः जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं, ये बहुत तेज गति से चलती हैं भाई। सामान्यतः जैसे इंडिया की जितनी भी मिसाइल्स है, 98% मिसाइल्स जो है इंडिया की, ठीक है, वो सारी की सारी आपकी सुपरसोनिक है। तो सुपरसोनिक स्पीड, इतनी ज्यादा तेज स्पीड होती है कि दुश्मन के जो रेडार सिस्टम्स हैं या फिर दूसरे सिस्टम्स हैं, वो उसको डिटेक्ट करेंगे ना, जब तक उससे पहले तो वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाएगी। क्योंकि सामान्यतः देखो, एस अभी आप सब जो सोचोगे ना, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में S-400 चलता रहेगा। S-400 दिमाग में मत रखना भाई। S-400 जो है वो दुनिया का सबसे बेहतरीन नंबर 1, सेकंड की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया का नंबर 1 आपका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। सबसे टॉप मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। उसके सामने इजराइल, अमेरिका सब पानी भरते हैं भाई, सब के सब। तो आप उससे लेकर के मत देखना। सामान्य जो आपके एयर डिफेंस सिस्टम या रेडार सिस्टम होते हैं, उनकी रेंज जो है ना, वो बहुत लिमिटेड होती है। S-400 की 400 किलोमीटर है, 400 किलोमीटर है। ये भयंकर, मतलब बहुत ज्यादा रेंज है भाई। यानी कि 400 किलोमीटर के अंदर कुछ भी चीज हवा में आई ना, एक अगर पक्षी भी हवा में आया ना, S-400 को पता चलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। आपके रमना में बोलना एक इजी चीज होता है कि हाँ भाई ठीक है, 400 किलोमीटर ही तो है। भाई 400 किलोमीटर में कुछ भी हवा में आ रहा है ना, आपका सिस्टम उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसको ट्रैक कर रहा है। और एक नहीं, 50 तरफ से आप पे हमला हो जाए ना, S-400 सबको काउंटर कर लेगा आपका। तो 400 किलोमीटर बहुत ज्यादा है। सामान्य जो रेडार होते हैं, उनकी रेंज होती है 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। टॉप से टॉप जो होते हैं वो 100 किलोमीटर, ये उनकी रेंज होती है। S-400 तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो उसको दिमाग में मत रखना। तो जब तक आपके 30 किलोमीटर की रेंज वाला जो रेडार है, वो जब तक उसको डिटेक्ट करेगा, सुपरसोनिक मिसाइल इतनी तेज होती है कि भाई साहब वो उसकी रेंज से बाहर निकल जाती है। तो दूसरा कारण तो ये हो गया। तीसरा कारण, इसको डिटेक्ट क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि सामान्यतः क्रूज मिसाइल जो होती है ना, वो सरफेस के बहुत नजदीक चलती है, सतह के बहुत नजदीक चलती है, लगभग सतह के 30 फीट के अंदर अंदर चलती है। तो सरफेस के बिल्कुल नजदीक चलने से
इससे क्या होता है, इससे रेडार सिस्टम और जो है उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जस्ट बिल्डिंग के ऊपर ऊपर चल रही है वो मिसाइल, या सरफेस के जस्ट ऊपर ऊपर चल रही है, ठीक है। कहीं पे पहाड़ आया तो वहां पे वो उस हिसाब से थोड़ी ऊपर हो जाती है, वापस से पहाड़ खत्म हुआ वो इस तरीके से आपकी चलनी शुरू हो जाएगी। तो इससे क्या होता है, रेडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि बीच में पहाड़, पठार, पेड़, बिल्डिंग सब आते हैं। तो एक मिसाइल खुले आसमान में जा रही है तो उसको डिटेक्ट करना बहुत ईजी है। एक मिसाइल जो बिल्कुल नीचे नीचे चल रही है उसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो क्रूज मिसाइल जो होती हैं वो, क्योंकि एक तो इनका पथ पूर्व निर्धारित नहीं होता, पाथ भी डिटरमाइन नहीं होता, दूसरा बहुत तेज स्पीड से चलती हैं, सामान्यतः ये सुपरसोनिक होती हैं, और तीसरा सतह के बहुत नजदीक चलती हैं। इस कारण से इनको डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसीलिए आपने कई बार हॉलीवुड की या फिर अपनी कोई मूवीज के अंदर देखा होगा जहां पे एयरफोर्स की बात आती है, जब भी हम युद्ध के अंदर होते हैं तो हमारे जो फाइटर जेट्स हैं जब वो कहीं पे अटैक करने के लिए जाते हैं और वो चाहते हैं कि सब उनको डिटेक्ट नहीं किया जा सके या फिर उनको जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सके। डिटेक्ट तो अब क्योंकि लड़ाकू विमान है तो उसकी आवाज से पता चल ही जाएगा हाँ भाई लड़ाकू विमान गया है, ठीक है ना। बट अगर आप चाहते हो कि आपको कोई भी सिस्टम डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, आपके ऊपर मिसाइल लॉक नहीं कर पाए, तो आप नोटिस करना इस चीज को, मूवीज के अंदर आपने इस चीज को देखा होगा। वो जो लड़ाकू विमान होते हैं ना, उनको पायलट्स बहुत नजदीक उड़ाते हैं, सतह के बहुत नीचे उड़ाते हैं, बिल्डिंग्स के बीच में से लेकर के जाएंगे, बिल्डिंग्स के बराबर थोड़ा सा ऊपर 20-30 फीट की ऊंचाई पे लेके जाएंगे केवल और केवल। तो इससे क्या होता है कि उसको रेडार सिस्टम को बहुत दिक्कत आती है उसको डिटेक्ट करने के अंदर, ठीक है ना। अब आपको कि 20-30 फीट जो है वो तो ठीक ठाक डिस्टेंस है, ठीक ठाक नहीं है भाई। जब तुम प्लेन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना तब तुमको पता चलेगा 30 फीट कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं है वहां पे। आपकी इतनी सी छोटी सी भी गलती और आप खत्म हो, आपका प्लेन जो है कहीं पे बीच में टकरा जाएगा। वो बहुत तेज स्पीड से आपकी चीजें चल रही होती है। तो मिसाइल भी जो है वो आपका सिस्टम बहुत एडवांस होता है, सतह के बहुत नजदीक चलता है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर ये जो आपकी मिसाइल्स होती हैं क्रूज मिसाइल, इनके अंदर जेट इंजन का प्रयोग किया जाता है। जो जेट विमान होते हैं, फाइटर जेट, लड़ाकू विमान, उनके अंदर जो इंजन काम में लिया जाता है वही इंजन क्रूज मिसाइल्स के अंदर भी काम में लिया जाता है, ठीक है। ये चीज अपन आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में पढ़ेंगे तब। फिर ये जो क्रूज मिसाइल्स होती हैं इनका क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण सामान्यतः गति के आधार पे किया जाता है, स्पीड के बेसिस पर। क्योंकि ये मिसाइल्स जो है ना, इनकी पूरी उड़ान स्वप्रणोदित है कि जब आपने लॉन्च किया तब से लेकर के टारगेट को हिट करने तक पूरे टाइम इनका इंजन काम कर रहा है। तो आप इसके अंदर देखते ही हो कि भाई कितना पावरफुल इंजन है, कितना स्पीड से ही अपने टारगेट तक इस मिसाइल को लेकर के आ रहा है, कितने कम टाइम के अंदर लेके आ रहा है। तो क्रूज मिसाइल्स का जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन, वो सामान्यतः गति, स्पीड के बेसिस पे किया जाता है। इसीलिए आगे अपन जहां पे भी पढ़ेंगे आप देखोगे, जहां पे भी क्रूज मिसाइल की बात आएगी वहां पे आप देखोगे सबसोनिक क्रूज मिसाइल या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, अपन ये बात कर रहे होंगे, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके खूब सारे एग्जाम्पल हैं, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, आकाश हो गया, त्रिशूल हो गया, नाग हो गया। तो हमारे पास में बहुत सारी क्रूज मिसाइल्स हैं। तो ये है आपके क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल जो है ये कुछ इस टाइप की होती है भाई, ये जैसे अपनी ब्रह्मोस मिसाइल हो गई, ये निर्भय मिसाइल हो गई, है ना। ये सामान्यतः बैलिस्टिक मिसाइल से साइज में छोटी होती हैं भाई। बैलिस्टिक मिसाइल्स बहुत बड़ी होती हैं साइज के अंदर और भयंकर आपके बड़े और भारी विस्फोटक पदार्थ ले जा सकती हैं। उसकी तुलना में क्रूज मिसाइल साइज में थोड़ी सी छोटी होती है। क्रूज मिसाइल्स की खास बात यह होती है कि गाइडेड मिसाइल होती है, इस कारण से ये मूविंग टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होती हैं और सामान्यतः इनको सीधा सीधा वॉर के अंदर या युद्ध के अंदर यूज में लिया जाता है। चलो अब अपन उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती हैं तो देखना भाई, वे मिसाइल जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित व निर्देशित किया जाता है, तत्पश्चात वे गुरुत्वाकर्षण के अधीन प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य को भेदती हैं, टारगेट को हिट करती हैं। Such missile, which is initially propelled and guided, then it follows projectile path under gravity and hits its target. अब ये क्या चीज है, आराम से आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा यूं भारी भारी सी लैंग्वेज लग रही होगी, ऐसा कुछ नहीं। देखो, बैलिस्टिक मिसाइल ऐसी मिसाइल होती है जिसको आप शुरुआत में तो प्रणोदित भी कर सकते हो और इसके अंदर इसको आप निर्देशित या गाइड भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के बाद में ना आप इसके अंदर प्रणोदन या प्रपल्शन देखोगे और ना आप इसको कंट्रोल कर सकोगे, ना आप इसको गाइड कर सकोगे, निर्देशित नहीं कर सकोगे, ठीक है। असल में होता क्या है, ये जो आपकी बैलिस्टिक मिसाइल है, अगर आपको इसको समझना है तो आप यूं समझो रॉकेट को। हमने जो रॉकेट या प्रक्षेपण यान पढ़े थे ना, अगर आप उसको समझ जाओगे, डिट्टो वही है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल, डिट्टो वही है। बस फर्क ये है कि रॉकेट जो है वो स्ट्रेट ऊपर जाता है स्पेस के अंदर,
बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर नहीं जाती। बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर जाती है और इस तरीके से वापस आती है, ठीक है ना, क्योंकि इसको पृथ्वी पर ही टारगेट को हिट करना है, इसलिए तो वो सीधी ऊपर नहीं जाती। दूसरा जो फर्क है वो ये है कि आपका जो रॉकेट होता था वो पेलोड को या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लेके जाता था। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये असल में आपके किसी भी विस्फोटक पदार्थ को जो है, या फिर वो आपका न्यूक्लियर वेपन हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है, उसको लेकर के जाता है टारगेट तक। ये दो मेन फर्क है। बाकी लगभग मामला पूरा सेम है, क्योंकि रॉकेट के अंदर भी रॉकेट इंजन काम में लिया जाता है, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक वाले उस टाइप के। इन मिसाइल्स के अंदर भी आपके बैलिस्टिक मिसाइल में भी रॉकेट इंजन काम में लिया जाता है। सामान्यतः सॉलिड और लिक्विड वाला होता है, इसके अंदर क्रायोजेनिक की ऐसे से हमारे को जरूरत कम रहती है, ठीक है। तो ये आपके बैलिस्टिक मिसाइल को समझना है, रॉकेट को आप समझो। तो बैलिस्टिक मिसाइल जैसे रॉकेट होता है आपका, आपने लॉन्च किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट होता है, फिर फर्स्ट स्टेज सेपरेट, फिर सेकंड स्टेज सेपरेट, फिर थर्ड स्टेज सेपरेट, फोर्थ स्टेज सेपरेट, लास्ट में सैटेलाइट को कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। याद है आपको? वैसे वैसे बैलिस्टिक मिसाइल में क्या होता है, इसके अंदर ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जहां पे ये सैटेलाइट लगा हुआ था, यहाँ पे लगा हुआ होता है आपका विस्फोटक पदार्थ, युद्ध भार, वॉरहेड। जब इसको लॉन्च किया जाता है तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज एक्टिवेट हुआ, इसको ऊपर की तरफ लेके जाता है इस मिसाइल को। फिर थोड़ी देर बाद फर्स्ट स्टेज का फ्यूल जैसे ही खत्म हुआ, ये सेपरेट हो जाएगा। अब सेकंड स्टेज एक्टिवेट हो जाएगा आपका, अभी सेकंड स्टेज इसको आगे लेकर के जाएगा, फिर सेकंड स्टेज अलग हो गया, फिर थर्ड स्टेज अलग हो गया, और लास्ट में जैसे ही थर्ड या फोर्थ स्टेज आपकी अलग हो गई, अब आगे वाला सिर्फ और सिर्फ बचता है युद्ध भार या वॉरहेड, जो आगे आप तीखा तीखा सा देख रहे हो इस टाइप का, सिर्फ ये बचता है भाई। अब इसके अंदर कोई प्रपल्शन या प्रणोदन नहीं होता है, क्योंकि इंजन है ही नहीं। जो रॉकेट इंजन थे वो तो सेपरेट हो गए, अलग हो गए। तो फिर अब ये जिस हिसाब से ऐसे आया था ना, अब ये उसी हिसाब से गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हुए जाएगा और अपने टारगेट को हिट करेगा, ठीक है ना। तो एक टाइम के बाद में इसमें प्रपल्शन या प्रणोदन नहीं होता है, क्योंकि इससे इंजन सारे सेपरेट हो चुके होते हैं। दूसरा, आप इसको एक टाइम के बाद में गाइड या निर्देशित नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते? लॉन्च होने के बाद। एक बार जिस एंगल पर जिस स्पीड से आपने मिसाइल लॉन्च कर दी, उसके बाद में अब आप इसको गाइड या निर्देशित नहीं कर सकते। तो जब आपने लॉन्च की थी तब आप इसको कंट्रोल कर सकते थे, गाइड कर सकते थे। एक बार लॉन्च कर दिया इस मिसाइल को, तो जिस एंगल पर जिस स्पीड से मिसाइल लॉन्च हुई है, अब ये उसी हिसाब से जाकर के अपने टारगेट को हिट करेगी। अब आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। शुरुआत में कर सकते थे, तो जिस एंगल पे आपने जिस हिसाब से लॉन्च करनी है उस हिसाब से कर दो, ठीक है, ऐसे करनी है ऐसे कर दो। पर एक बार जिधर से ये लॉन्च हो गई, अब आप इसको कंट्रोल या गाइड नहीं कर सकते, अब ये उसी हिसाब से जाके टारगेट को हिट करती है। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे आपने अगर कभी बॉल फेंकी हो, तो जब अपन बॉल फेंकते ना, तो बॉल को जब आपने फेंका, तो बॉल जब तक आपके हाथ में है ना, तब तक आप उसकी दिशा को डिसाइड कर सकते हो, उसके डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। एक बार बॉल आपके हाथ से चली गई, तब वो बॉल उसी हिसाब से जाएगी और गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करते हुए जाके अपनी जगह पे निर्धारित स्थान पे गिर जाएगी। एग्जैक्टली वैसे इसके अंदर होता है, ठीक है। और ये जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन ये जो पथ होता है, जो मुक्त गति होती है, फ्री फॉल होता है, ठीक है ना, इसी को कहा जाता है प्रक्षेप्य पथ या फिर प्रोजेक्टाइल पाथ। आप में से जो साइंस वाले हैं वो जानते हैं भी, आप लोगों ने ये सब पढ़े हुए होंगे, हाइट, डिस्टेंस, ये सब आपने कैलकुलेट भी किया हुआ होगा, ठीक है। तो बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है? ये ऐसी मिसाइल होती हैं जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित किया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज तक तो प्रणोदन होता है इसमें, बाद में नहीं होता। जिन्हें आरंभ में तो प्रणोदित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है। शुरुआत में जब आप लॉन्च कर रहे हो तब तक आप इसको गाइड कर सकते हो, कंट्रोल या निर्देशित कर सकते हो, फिर नहीं कर सकते। तत्पश्चात वे गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन प्रक्षेप्य पथ पर गति करते हुए अपने लक्ष्य को भेदती हैं, टारगेट को हिट करती हैं। Such missile, which is initially propelled and guided, then it follows projectile path under gravity and hit its target. तो ये है आपकी बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक मिसाइल को एक बार प्रक्षेपण करने के पश्चात या लॉन्च करने के बाद में आप कंट्रोल या गाइड नहीं कर सकते, आप इसको नियंत्रित या निर्देशित नहीं कर सकते। अब ये गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से ही जाएगी, अपने हिसाब से ही जाएगी और अपने टारगेट को हिट करेगी। जबकि क्रूज मिसाइल को आप पूरी उड़ान के दौरान नियंत्रित कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते। इसको एक बार लॉन्च कर दिया, अब हो गया काम, ठीक है। फिर क्रूज मिसाइल अपने गाइडेंस सिस्टम के अनुरूप गति करती हैं। ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम के अकॉर्डिंगली गति नहीं करते भाई। एक बार जिस एंगल पे जिस स्पीड से आपने लॉन्च कर दिया, अब ये उसी हिसाब से जाएगी। तो ये तो गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से गति करती हैं भैया आपके। तो यह गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन गति करती हैं। इट मूव्स अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फिर इन मिसाइलों का पथ पूर्व निर्धारित होता है, ठीक है।
द पाथ ऑफ दीज मिसाइल्स इज प्री डिटरमाइंड, कि आपने एक बार जिस एंगल पर जिस स्पीड से मिसाइल को लॉन्च किया, अब ये मिसाइल उसी हिसाब से जाके अपने टारगेट को हिट करेगी। तो आपका जो सिस्टम है वो इजीली डिटेक्ट कर पाएगा शुरुआत में ही कि अच्छा ये मिसाइल इधर से ऐसे आ रही है, तो इस टाइम पे यहाँ पे होगी, इस टाइम पे यहाँ होगी, इस टाइम पे यहाँ होगी, और ऐसे अगर अपन ने इसको नहीं रोका तो आकर के यहाँ पे टारगेट को हिट करेगी। ये एग्जैक्टली वैसे है जैसे अपन बॉल फेंकते हैं, तो जैसे ही मैंने बॉल फेंकी और मेरे हाथ से बॉल निकली, तो अब जो भी व्यक्ति देख रहा है वो एक अंदाजा लगा सकता है कि हाँ भाई बॉल इस स्पीड से ऐसे जा रही है, तो बॉल यहाँ पे आकर के गिरेगी। इसीलिए तो अपन वहां पे कैच लेने के लिए बॉल के पहले से पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली वैसे वैसे आपके बैलिस्टिक मिसाइल के केस में होता है कि इनका पथ पूर्व निर्धारित होता है, पाथ प्री डिटरमाइंड होता है, और इसीलिए इन मिसाइल्स को डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली, तुलनात्मक रूप से आसान होता है। आसान बिल्कुल नहीं होता भाई, लेकिन कंपैरेटिवली बात करें तो आसान होता है। क्यों? क्योंकि क्रूज मिसाइल में तो आपको कोई आइडिया नहीं, ये मिसाइल इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी, कोई आइडिया नहीं। लेकिन इसके अंदर एक बार जिस एंगल पे जिस स्पीड से मिसाइल लॉन्च होगी, आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई ये मिसाइल ऐसे ऐसे इस हिसाब से आएगी, तो इसको डिटेक्ट करना कंपैरेटिवली आपके तुलनात्मक रूप से आसान रहता है। और फिर ये खुले आसमान में गति करती हुई आ रही मिसाइल, तो आपके रेडार सिस्टम और इजीली इसको जो है आराम से आपका डिटेक्ट कर पाते हैं। उसके बाद ये जो मिसाइल्स होती हैं इनके अंदर रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है, जबकि उसके अंदर कौन सा इंजन काम में ले रहे थे? जेट इंजन, जो लड़ाकू विमान में काम में लिया जाता है, और इसके अंदर आपके रॉकेट इंजन का उपयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो मिसाइल्स होती हैं इनका वर्गीकरण सामान्यतः परास के आधार पर किया जाता है, रेंज के बेसिस पे किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत पावरफुल रॉकेट इंजन लगे हुए होते हैं, और इनको बनाया ही इसी हिसाब से जाता है कि भाई साहब टारगेट को जो है ना धज्जियां उड़ा देनी है हमारे को, कहीं पे भी हो बड़े टारगेट। तो ये जो मिसाइल्स होती हैं इनके अंदर आप स्पीड की बात नहीं करोगे, क्योंकि इंजन लगा हुआ ही नहीं, ये तो ग्रेविटी के हिसाब से आ रही हैं, तो तुम इसके अंदर स्पीड की क्या बात करोगे? तो इसके अंदर बात की जाती है रेंज की, परास की, कि कितनी दूरी तक जो है ना ये मिसाइल मार कर सकती है। इसीलिए आगे जहां पे भी हम बैलिस्टिक मिसाइल पढ़ेंगे ना, उसके आगे आप लिखा हुआ देखोगे शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, या फिर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, आईसीबीएम। ठीक है ना? तो आप ये इस टाइप का वर्गीकरण या फिर नामकरण जो है आप देखोगे। जबकि क्रूज मिसाइल के केस में आप देखोगे सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, या फिर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और ये जो आपकी क्या बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल होती है, इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें तो इसका एग्जाम्पल है आपके अग्नि मिसाइल हो गया, पृथ्वी मिसाइल हो गया। ठीक है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपकी बैलिस्टिक मिसाइल जो होती हैं ये सामान्यतः आपके साइज में या आकार में काफी बड़ी होती हैं एज कंपेयर टू आपके क्रूज मिसाइल्स। और बैलिस्टिक मिसाइल्स का उपयोग किया जाता है स्टेशनरी टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एक स्थिर टारगेट है कोई, जैसे दुश्मन का कोई भी आपका आर्मी या मिलिट्री का बेस हो गया, कोई बंकर हो गया, दुश्मन का कोई संचार केंद्र, कम्युनिकेशन साइट हो गई, ठीक है, या फिर दुश्मन का कोई पोर्ट हो गया जो अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक बार ये मिसाइल लॉन्च हो गई, ये अब अपना रास्ता नहीं बदल सकती। तो अगर तुमने टैंक वैंक के पीछे मिसाइल छोड़ दी, टैंक तो इधर से उधर हो जाएगा, तुम्हारा लड़ाकू विमान तो इधर से उधर हो जाएगा। तो ये स्टेशनरी टारगेट या फिर स्थिर जो आपके टारगेट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में ली जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बैलिस्टिक मिसाइल्स को सामान्यतः लंबी दूरी के टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है, और क्रूज मिसाइल्स को सामान्यतः नजदीक के जो आपके टारगेट्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, चलो लिखो देखें इसके बारे में। तो नेक्स्ट आपके हेडिंग लगाना पथ के आधार पर मिसाइल के प्रकार, और ये मत लिखना, सिर्फ हेडिंग लगाना भी। पथ के आधार पर मिसाइल के प्रकार, टाइप्स ऑफ मिसाइल ऑन द बेसिस ऑफ पाथ। चलो अब अपन ये टेबल बनाएंगे भाई। एक तरफ लिखना क्रूज, एक तरफ लिखना आपके बैलिस्टिक, और पेज को बीच में से मोड़ लेना।